3 साल की एक लड़की की कीमत तय की जाती है 8 मिलियन, 5 साल की लड़की की कीमत 12 मिलियन होती है और 6 साल का एक लड़का जिसकी कीमत पहुंच जाती है पूरे 18 मिलियन डॉलर तक। और इसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं है, ये पूरी तरह से ट्रेंड किलिंग मशीन्स हैं, जिन्हें किसी की जान लेने की हर टेक्निक सिखाई जाती है। इनके लिए हथियार कोई खास चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा के टूल्स होते हैं। जिस पल ये बच्चे चलना सीखते हैं उसी पल से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक खास एजुकेशन सिस्टम के तहत इनका दिमाग और शरीर पूरी तरह कंडीशन किया जाता है। कीमत चाहे जितनी भी ज्यादा हो, बायर्स एक पैसा भी खर्च करने से पीछे नहीं हटते। बचपन से ही इनके दिमाग में 3 बेसिक रूल्स डाल दिए जाते हैं। पहला रूल, बायर के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं करनी है, हालात चाहे जैसे भी हों, इस रूल को हर हाल में मानना होगा। दूसरा रूल, बायर के आदेश के बिना कभी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरा रूल, अगर बायर की पर्सनल सेफ्टी को खतरा हो तो पहले वाले दोनों रूल्स को तोड़ा जा सकता है। उस स्थिति में प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी नहीं होता, जो भी हालात हों उन्हें हैंडल करना ही होता। आज जो लड़का हमारे सामने है वही आज का मर्चेंडाइज है जिसे ले जाया जाना है। उसे लेने आया है एक लोकल अमीर व्यापारी, गोल मटोल चेहरे वाला आदमी। इन्हें बायर नहीं कहा जाता, इन्हें पेरेंट्स कहा जाता है। लेकिन ये पेरेंट्स किसी इंसान जैसे नहीं होते, इनमें कोई भावना नहीं होती। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह होते हैं, जैसा कमांड डालो वैसा आउटपुट। कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सब पेरेंट्स की मर्जी पर होता है। जैसे ही लड़का गाड़ी में बैठता है, मर्चेंट उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि इस चेहरे को याद कर लो। लड़का देखता है कि पीछे एक सस्पिशियस गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन उसे कोई डायरेक्ट आदेश नहीं मिला है, इसलिए वह सिर्फ फोटो याद करने के कमांड को फॉलो करता है। भले ही वो गाड़ी खतरा बन सकती हो, उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का आदेश एब्सोल्यूट होता है। अचानक जोरदार टक्कर होती है, एक भयानक कार एक्सीडेंट। लड़के का पेरेंट धीरे धीरे होश खो देता है। लड़का पास जाकर उसकी नब्ज चेक करता है, कोई पल्स नहीं मिलती। उसी वक्त दूसरी गाड़ी से 2 हथियारबंद आदमी उतरते हैं। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो गाड़ी से बाहर गिरा हुआ है। लड़का खुद को बेबस और डरा हुआ दिखाता है। वो कहता है कि उसके पिता सांस नहीं ले रहे। दोनों आदमियों को शक होता है, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन में किसी बच्चे का जिक्र नहीं था। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास आते हैं, लड़के का तीसरा रूल एक्टिवेट हो जाता है। पेरेंट्स की सेफ्टी खतरे में है, अब जो भी करना हो करो। लड़का जमीन से टूटा हुआ कांच उठाता है और एक आदमी की गर्दन में घोंप देता है, इतनी तेजी से कि वो आवाज भी नहीं निकाल पाता। फिर वह उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। दूसरे आदमी को अब कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। लड़का बंदूक उठाकर सीधा निशाना लगाता है। उस आदमी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। एक गोली चलती है और उसका सिर छलनी हो जाता है। इसके बाद वो लड़का जिसने अपना पेरेंट खो दिया भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन उस प्रीस्ट के पास अभी भी ऐसे कई टैलेंट मौजूद हैं। उसके मुंह में लगे सोने और हीरे के दांत उसकी ताकत दिखाते हैं। वह सिर्फ एक बात से परेशान है, वो प्रोडिजी जो गायब हो गया। इन सभी बच्चों में वही सबसे ज्यादा एलीट था, लेकिन बिना पेरेंट्स के वह अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इंसानों की इतनी बड़ी दुनिया में उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। शायद अब वह बस एक आम मिडिल स्कूल स्टूडेंट बन चुका हो। अचानक रेत की बोरी जितनी बड़ी मुट्ठी उड़ती हुई आती है और एक लड़के के सीने पर जोर से लगती है। मारने के बाद बुली पूछता है, 10 में से कितने नंबर दोगे इस पंच को? मेरे प्यारे क्लासमेट हुआंग हॉकियन। लड़का जल्दी से खुशामद करता है, ये पंच तो पूरे 8 नंबर का है। पाइल ड्राइवर में तो ये 1,80,000 जीत ले। ये जवाब सुनकर बुली संतुष्ट हो जाता है और मारना बंद कर देता है। तभी एक पीले बालों वाला लड़का अचानक आता है। वो बुली को धक्का देता है और हैंग हॉकिन की तरफ दौड़ता है। वो कहता है कि वह भी देखना चाहता है कि उसकी मुट्ठी कितने नंबर की है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुली तुरंत पलटकर पीले बालों वाले लड़के को थप्पड़ मार देगा। वो गुस्से में कहता है, ये मेरा खिलौना है, इसे छूने का हक सिर्फ मुझे है, समझे? पीले बालों वाला लड़का गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन अचानक वो अपना गाल छूता है, अंगूठा ऊपर करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी ताकत के साथ एक्सचेंज स्टूडेंट जैसी बॉडी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। बुली का गुस्सा धीरे धीरे काल्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो येलो हेयर्ड किड को याद दिलाता है ऑलवेज अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना। उस येलो हेयर्ड लड़के का नाम पिया है। वो बुली नहीं है, लेकिन इस स्कूल में वो भी कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। हुआंग हॉकियन असल में उससे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहता, लेकिन पिया कई बार उसे रेस्क्यू कर चुका है। इसी वजह से सरफेस पर दोनों फ्रेंड्स जैसे दिखते हैं। थोड़ी देर बाद हुआंग हॉकियन पिया चेन के लिए स्पाइसी राइस केक्स खरीदता है एज अ थैंक यू। वे इस जगह इसलिए आए थे क्योंकि ये उसकी माँ की स्नैक शॉप है। शॉप का नाम भी हॉकियन के नाम से ही रखा गया है। उसकी माँ बहुत हॉस्पिटेबल है। वो पिया को ट्रीट करने के लिए ओडिन का एक बड़ा भी सर्व करती है। हुआंग हॉकियन कभी नहीं चाहता था कि ये स्कम जान पाए कि उसकी माँ यहाँ है, लेकिन किसी तरह उसे पता चल ही गया। पिया चेन को लगा अब जब उसे पता है तो रूड होना सही नहीं होगा। हुआंग हॉकियन को डर था कि कहीं पिया कुछ ओवर न कर दे, इसलिए वो बॉल पॉइंट पेन रेडी रखता है। अगर उसने उसकी माँ पर हाथ लगाने की कोशिश की तो वो बिना हेजिटेशन उसे मार देगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रूप से पिया चेन खड़ा होता है, झुककर बॉव करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है हुआंग हॉकियन का गुड फ्रेंड पिया चेन। हुआंग हॉकियन की माँ जोर से हंस पड़ती है। उसे खुशी होती है कि उसके बेटे का इतना अच्छा दोस्त है। जाने से पहले वो पिया के लिए कई तरह के स्नैक्स पैक करती है और कहती है फ्रेंड्स को शेयर करना सीखना चाहिए। पिया चेन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हुआंग हॉकियन अंदर से हैवी फील करता है, क्योंकि सच ये था कि वो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। वो असली फ्रेंड नहीं था, लेकिन एक माँ के लिए उसके बेटे का हर दोस्त उसका अपना बच्चा होता है। हुआंग हॉकियन बस यही उम्मीद करता है कि पिया चेन किसी को उसकी माँ के बारे में न बताए। वो उसे प्रोटेक्ट
करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उन लोगों की वजह से उसे कोई हार्म पहुंचे। पियासियन के जाने के बाद हुआंग हुआकियान गुस्से में बोलता है, मैंने कहा था एक दूसरे को जानने का नाटक मत करना। अगर वो लोग फिर यहाँ आ गए तो। उसकी माँ ने इतना दूर तक सोचा ही नहीं था। वो बस खुश थी कि पहली बार उसके बेटे का फ्रेंड मिला। बस यही चाहती थी कि उसका बेटा सबके साथ ठीक से रहे। उसके रफ हाथों को देखकर हुआंग हॉकियन गिल्टी महसूस करता है और मन ही मन अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। अगले दिन क्लास में स्नैक्स का एक बोल गंदे कपड़े में फेंक दिया जाता है। कोई बोलता है, इतना गंदा खाना किसे पसंद आएगा? ये तुम्हारी माँ की शॉप से है ना? रिफंड लोगे या सीधे तुम्हारी माँ से पैसे मांगू? हुआंग हॉकियन अपना गुस्सा दबा लेता है। वो पियासियन से पूछता है उसे कैसे पता चला, लेकिन बुली रुकता नहीं। वो स्नैक्स सीधे हुआंग हॉकियन के सिर पर डाल देता है और धमकी देता है कि वो उसकी माँ से कंप्लेंट करेगा। हुआंग हॉकियन बॉल पॉइंट पेन को मजबूती से पकड़ लेता है। अंदर का गुस्सा उसका गला काट देना चाहता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वो चाहती थी कि उसका बेटा क्लासमेट्स के साथ ठीक से रहे। पेन उसकी गर्दन से सिर्फ 1 सेंटीमीटर पहले रुक जाता है। बुली चिल्लाता है, व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू? थोड़ी देर बाद पिया चेन क्लास में आता है। सब बिल्कुल साइलेंट होते हैं। पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है। साइंस देखकर उसे पता चलता है कि हुआंग हॉकियन बिल्डिंग से कूद गया है। बुली ने 15 मिनट तक उसे लगातार मारा था। बेहोश होने के बाद भी, दया मांगने के बाद भी हाथ नहीं रुके। क्लासमेट्स बस चुपचाप देखते रहे। वायलेंस को खत्म करने वाला कोई और नहीं, हुआंग हॉकियन खुद था। उसने विंडो की तरफ देखा और जंप करने का फैसला किया। इसके बाद बुली अरेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने कुछ क्लासमेट्स को इकट्ठा किया। वो बोला, इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम सबको लेनी होगी। उनके देश में एक कन्वीनियंट लॉ था, फर्स्ट टाइम जुवेनाइल ऑफेंडर्स को कम सजा मिलती है। क्योंकि उसने ईयर रिपीट किया था, वो इस रूल का फायदा नहीं उठा सकता था। इसलिए कहानी बनाई गई कि ये बस एक मजाक था और एक्सीडेंट में वो गिर गया। सिविल केस भी हो तो रास्ता निकल सकता है। जब कोई सू ही न करे तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर प्रॉब्लम बने भी तो तुम सब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हो, हैवी पनिशमेंट नहीं होगी। और हाँ, ये फ्री में नहीं है, 10 मिलियन प्रत्येक। अग्री करो और अब भी कैश ले लो। पैसों के ढेर देखकर कोई भी टेम्पटेशन रोक नहीं पाया, सबने हाँ कर दी। उधर जब हुआंग हॉकियन की माँ को सच पता चला, वो टूट गई। जिंदगी से सारी उम्मीद खत्म हो गई, कुछ करने की मोटिवेशन ही नहीं बची। लेकिन उसी बिल्डिंग के नीचे अंधेरे में कुछ टीनेजर्स दिखाई देते हैं, वही बुली। वो हुआंग हॉकियन की बिल्डिंग में आते हैं, लेकिन एलिवेटर 5वें फ्लोर पर अटका हुआ होता है। मजबूरी में वो स्टेयर्स लेने का फैसला करते हैं। 5वें फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें दिखता है एलिवेटर के सामने एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। अब समझ में आता है कि एलिवेटर हिला ही क्यों नहीं। बुली गुस्से में गाली देता है, किस इडियट ने ये किया? उसी वक्त स्टेयरवेल में एक आदमी दिखाई देता है, ट्रेंच कोट पहने हुए। वो कोई और नहीं, येलो हेयर्ड पियान था। बुली हैरान हो जाता है, तू यहाँ कैसे? पियान बेकार की बात नहीं करता, सीधे बोलता है, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, तुम्हें कैसे पता चला कि हुआंग हॉकियन का फैमिली स्पाइसी राइस केक शॉप चलाता है? बुली एक्सप्लेन करता है, उस दिन मैंने तुझे देखा नेबरहुड के बच्चों के साथ ढेर सारे स्नैक्स शेयर करते हुए। तू गरीब है, फिर इतना एक्सपेंसिव खाना कैसे अफोर्ड कर सकता है? फिर मैंने देखा हुआंग हॉकियन किसी से बहस कर रहा था। जोड़ना मुश्किल नहीं था, सब क्लियर था। पियान धीरे से बोलता है, तो ये सब मेरी वजह से हुआ? फिर दूसरा सवाल। इस बार उसकी आवाज हैवी हो जाती है। ध्यान से सोचना आंसर देने से पहले। तुम यहाँ क्यों आए हो? बुली मेटल पाइप उठाता है, इतना ऑब्वियस नहीं है? हॉकियन की माँ लॉसूट फाइल करना चाहती है, हम बस उसे कन्विंस करने आए हैं कि ऐसा न करे। फिर वो पियान की तरफ देखता है, और तू भी यहाँ है। वैसे भी तू मुझे शुरू से अनोइंग लगता था, तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आया? तेरी हर हरकत फेक थी, ऊपर से हुआंग हॉकियन को बुली करने का ड्रामा, अंदर से उस बास्टर्ड को प्रोटेक्ट करना। मुझे इतना बेवकूफ मत समझ, आज मैं तुझे भी हैंडल कर लूंगा। लेकिन पियान बिल्कुल काम रहता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है, थैंक्स, वो शांति से बोलता है, इतनी क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे मैंने ये सब प्रिडिक्ट कर लिया था, बस कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। पियान बुली की तरफ धीरे धीरे चलता है, तुम्हारे पैर की मेटाटार्सल बोन क्रश हो चुकी है, अब तुम्हारा पैर मूव नहीं कर पाएगा। फिर उसकी आवाज और डीप हो जाती है। पहला रूल जो बच्चों के दिल में खो दिया जाता है, पेरेंट का वर्ड एब्सोल्यूट कमांड होता है। दूसरा रूल, पेरेंट की परमिशन के बिना फोर्स यूज नहीं करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा रूल, अगर पेरेंट की सेफ्टी थ्रेट में हो तो ऊपर के दोनों रूल्स इग्नोर किए जा सकते हैं। पियान की आंखें ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि हॉकियन की माँ ने मुझसे कहा था वो हॉकियन के हर फ्रेंड को अपने बच्चे जैसा मानती है। तो तुम मेरी माँ को थ्रेटन कर रहे हो, और इसका मतलब मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ सकता हूँ। इधर डेडपूल मैंशन के ट्रेनिंग फैसिलिटी में एक नन को फोन कॉल आता है। कॉल उनके देश से बताया जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। प्रीस्ट तुरंत टेंस हो जाता है, कॉल को स्पीकर पर डाल देता है। एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है हमारी बॉर्डर के अंदर, लगता है हमने उसे ढूंढ लिया है। डेडपूल टॉवर का लॉस्ट लेजेंड, वो व्यक्ति इस समय आपके देश में है। पहले वो डेडपूल ट्रेनिंग फैसिलिटी का मेंबर था, स्पेशल कल्चरेशन मल्टीपर्पज वेपन प्रोग्राम का हिस्सा। कोड नेम शॉन, अब जाना जाता है पियोशियन के नाम से। ऊपर से एक जेंटल और सनी लड़का, लेकिन अंदर एक अनस्पीकेबल वन सीक्रेट। प्रीस्ट की सांस रुक जाती है। सिनामे शॉन डेडपूल टावर की अब तक की सबसे परफेक्ट मास्टरपीस, किलिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट, वेपन्स का मास्टर, असैसिनेशन में टॉप लेवल, हर फील्ड में आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। इसीलिए उसे असाइन किया गया था एक टॉप टियर क्लाइंट को, एक जापानीज क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फेट ने ट्विस्ट लिया, वो गलती से आपके देश भेज दिया गया। इस वजह से उसका एक्चुअल बायर यानी उसका पेरेंट लॉस्ट हो गया, कंट्रोल भी खत्म हो गया। प्रीस्ट चुपचाप सुनता है, उसके चेहरे पर रिग्रेट होता है। वो सोचता था कि शॉन मर चुका है, लगभग होप छोड़ चुका था। किसने सोचा था कि व्हाइट टाइगर एचआर उसे ढूंढ निकालेगा। प्रीस्ट तुरंत अरेंजमेंट्स शुरू करता है। इस बार
वो उसे वापस लाएगा किसी भी कीमत पर। रिको को उनके देश भेजा जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए, और अगर रास्ते में कोई अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम आए तो किसी भी लेवल की फोर्स यूज करने की परमिशन है। उधर बुली का पिता हॉकियन की स्नैक शॉप पर पहुंचा। उसने हॉक्सियन की माँ के सामने गहराई से झुककर माफी मांगी। बोला कि वो सारे मेडिकल एक्सपेंसेस और इमोशनल कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, लेकिन हियन की माँ का चेहरा जरा भी नहीं बदला। वो बस इतना बोली, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ माफी से सुलझ जाए। वान बिंगू वहीं खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये औरत इतनी स्टबर्न होगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुश्किल ही करनी है तो रहने दो। वो तुरंत पलटा और बिना पीछे देखे चला गया। अगर सेटल नहीं करना तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। उसके पास और भी तरीके थे, कई तरीके। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका प्लान था इस पूरे एरिया की सारी बिल्डिंग्स डिमोलिश करने का और यहाँ एक नई मल्टी फंक्शनल कमर्शियल स्ट्रीट बनाने का। फिर उसने अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, जाओ उस छोटे बास्टर्ड का हाल पता करो। थोड़ी देर बाद वो सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल पहुंचे। जोसेफ हॉस्पिटल बेड पर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वान बिंगू ने नर्स को बाहर जाने को कहा। बोला कि उसे अपने बेटे के साथ प्राइवेट टाइम चाहिए। नर्स के बाहर जाते ही एक जोरदार थप्पड़ जोसेफ के चेहरे पर पड़ा। तुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का है? ये नहीं कि तूने बच्चों को बुली किया या किसी को बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर किया। मुझे गुस्सा इस बात का है कि तू हथियार लेकर उनके घर गया। तू बेवकूफ है क्या? कब सीखेगा प्रॉब्लम्स को एडल्ट की तरह हैंडल करना? उसी वक्त क्वान बिंगयू के सेक्रेटरी और उसके लोग पियाशियन तक पहुंच चुके थे। उनका काम हमेशा क्लीन होता था, एफिशिएंट, बिना कोई एविडेंस छोड़े। यहाँ तक कि किसी ब्रैट को सबक सिखाते वक्त भी वो ग्लव्स पहनते थे। 4 लड़कों से अकेले लड़ लेना बड़ी बात है, लेकिन एडल्ट्स के सामने ये सब नहीं चलता। जो तूने किया है उससे हमारे यंग मास्टर की रेप्यूटेशन पर दाग लगा है और इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। एडल्ट्स ऐसे ही डील करते हैं। सनसेट के बाद, उनके जाने के बाद पियान धीरे धीरे उठा। उसने अपनी डिसलोकेटेड आर्म को वापस सेट किया और हल्की सी हंसी हंसी। कितना बोरिंग। एडल्ट्स को ब्रोकन आर्म और डिसलोकेटेड आर्म में फर्क भी नहीं पता। ये तो आंट रुइको की बीटिंग के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ऑर्डर्स के बिना मैं अपनी एबिलिटीज यूज नहीं वेट कर सकता। अब मुझे सीरियसली सोचना होगा एक नई आइडेंटिटी के बारे में। यही सोचते सोचते वो सड़क पर हॉकियन की माँ से टकरा गया। वो उसे देखकर शॉक हो गई। इतना गंदा क्यों है ये बच्चा? इसके साथ क्या हुआ? वो पियान को शॉप के अंदर ले आई, उसके सामने तरह तरह का खाना रख दिया और खाओ, कमजोर मत रहो। ये सुनते ही उसका शरीर हल्का सा कांप गया और फिर वो खाने पर टूट पड़ा। उसे इतनी जल्दी खाते देख हॉकियन की माँ बोली, पानी भी पी लो वरना बदहजमी हो जाएगी। उसने पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में खत्म कर दी। अच्छा हुआ कि हियान की माँ ने और ऑर्डर्स नहीं दिए, वरना पियाओस्कियन शायद ओवर ईटिंग से यही मर जाता। थोड़ी देर बाद पियोशियन ने धीरे से पूछा, वांग हॉकिन अब कैसा है? हियन की माँ का चेहरा उदास हो गया। आवाज में जान नहीं बची थी। सर्जरी चल रही है, अब रिकवरी का वेट है, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुझे भरोसा है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसकी आवाज टूट गई। पर आखिर मेरे बेटे को ही क्यों? मैं एक माँ होकर कुछ नहीं कर पा रही। ये लोग ऐसे बुली कैसे कर सकते हैं? ये बास्टर्ड्स। मन करता है इन्हें ऐसे ही चीर दूं जैसे इस राइस बॉल को। पियोशियन चुपचाप सब सुनता रहा। जब हियन की माँ को होश आया कि वो एक बच्चे से इतना सब कह रही है तो देखा पियान वहाँ नहीं था। उधर रात होते ही बिंगयू ग्रुप बिल्डिंग में 3rd क्वार्टर इवनिंग पार्टी चल रही थी। एम्प्लॉइज सेलिब्रेट कर रहे थे। 9 मंथ्स में कंपनी ने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था। तभी एक बारटेंडर अजीब बिहेव करने लगा। बॉटल टूटने की आवाज ने सबको चौंका दिया। सिक्योरिटी तुरंत दौड़ी, लेकिन कॉकटेल पार्टी केओस में बदल गई। लाइट्स ऑन करो। एग्जीबिशन हॉल की लाइट्स जली और सबने देखा 3-4 लोग ऑलरेडी बेहोश पड़े थे और वो येलो हेयर्ड बच्चा गायब था। वान बिंगयू ऊपर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। नीचे टेबल के नीचे डेडली इंटेंट छिपा था, क्योंकि डेडपूल टावर में ट्रेंड बच्चों के लिए सबसे पहला रूल यही है, पेरेंट का वर्ड एब्सोल्यूट होता है। पिया के पीछे एक फिगर उभरा, ग्लव्स पहनते हुए। वो क्वान बिंगयू का सेक्रेटरी था। वो भी हैरान था। ये हाथ तो मैंने तोड़ा था, चलो अब सही तरीके से तोड़ना सिखाता हूँ। पियान के चेहरे पर हल्के कट्स से खून बह रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया। वान बिंगयू की नजरें सख्त थीं। पियोशियन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, शांत आवाज में बोला, अगर आप सच में प्रोफेशनल होते तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता। बट वान बिंगयू को महसूस हुआ कि इस बच्चे की बातों में एक प्रोफेशनल क्वालिटी छुपी हुई है। क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेंड हो सकता है? पियान ने कहा, अगर आपको ये जानना है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ तो समझ लीजिए मैं गुड लेजर स्नैक शॉप से हूँ। क्वान बिंगयू एक पल के लिए स्टन्ड हो गया। वही बदबूदार स्नैक शॉप? क्या उस औरत ने तुम्हें मुझे किल करने के लिए भेजा है? लेकिन पियान ने कहा कि ऐसा नहीं है, वह बस यही चाहती थी कि मैं तुम्हें कम्प्लीटली टीयर टू पीसेस कर दूं। ये कोई सिंपल रिवेंज या पनिशमेंट नहीं है, बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना है। वान बिंगयू ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, लगता है मैं अभी भी इनफ थरो नहीं था। मुझे शुरू से ही उस औरत को क्लीन तरीके से डील कर देना चाहिए था, सबको वहीं खत्म कर देना चाहिए था। पियाचियन ने कामली कहा, आप इतनी अननेसेसरी बातें क्यों कर रहे हैं? 3rd रूल ये कहता है कि जब पेरेंट्स की सेफ्टी थ्रेटन हो जाए तो रूल्स ब्रेक करके आगे जो भी आए उसे हैंडल किया जाता है। बाप जैसा बेटा, तुम दोनों सेम हो, दोनों ही वेस्ट हो, जिन्हें क्लीन अप किया जाना जरूरी है। मीनवाइल सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल के वार्ड में एक नर्स जोसेफ की पेन मेडिसिन चेंज करने आई। वह स्कूल वायलेंस के बारे में बात करने लगी कि आजकल ये कितना रैम्पेंट हो चुका है। जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा है वह काफी स्ट्रांग रहा होगा। मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को इतनी गंभीर हालत में नहीं देखा। वैसे आज जब तुम अपने फादर से बात कर रहे थे, तुमने ये 3 प्रिंसिपल्स मेंशन किए थे। तुम्हें इनके बारे में किसने बताया? उसी पल जोसेफ को कुछ गलत लगा। सिरिंज में जो मेडिसिन थी उसका कलर सही नहीं
नहीं लग रहा था, लेकिन नर्स ने कहा वरी मत करो, मैंने सिर्फ हाफ डोज यूज की है, ये तुम्हें किल नहीं करेगी। अब मेरा सवाल आंसर करो, तुमने ये 3 प्रिंसिपल्स मेंशन किए थे, प्रिंसिपल्स कहाँ से सुने? ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, मैंने आज साफ सुना था। या फिर मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, क्या तुम किसी शाह डेडपूल टावर के रूई क्यू को जानते हो, जो डिस्गाइज और इन्फिल्ट्रेशन में स्पेशलाइज करता है, इंट्रोगेशन और टॉर्चर का एक्सपर्ट है और सबसे यंग चाइल्ड है, जिसकी प्राइस 12 मिलियन रखी गई है। वह हर तरह के किलिंग टेक्निक्स में मास्टर है और इवन अनरीजनेबल ऑर्डर्स को भी बिना सोचे तुरंत कंप्लीट कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह इमेजिन कर सके और कर ना पाए। डेडपूल ऐसा कुछ भी, वह सबसे परफेक्ट क्रिएशन था। माँ ने बस एक सेंटेंस कहा कि वो उन सबको टियर 2 पीसेस करना चाहती है और उसने बिंग्यू ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करके सबका स्लॉटर कर दिया। एक वेल नोन कॉर्पोरेट बॉस तक को उसने बिना हेजिटेशन किल कर दिया। जब रुईकू मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ कोई भी अलाइव नहीं बचा था। उसने तुरंत प्रीस्ट को कॉल किया। कोड नेम शॉन ने अपनी एबिलिटीज यूज कर ली थी। रुईकू ने जो कुछ देखा सब रिपोर्ट कर दिया। प्रीस्ट को यकीन नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था। डेडपूल टावर की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चे 3 रूल्स से बाउंड होते हैं। ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर रूल्स के अंडर रहते हुए ऐसा एक्ट पॉसिबल हो गया है तो ये कोई सिंपल मामला नहीं है। अगर शॉन सच में इन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल से फ्री हो चुका है और अगर ये बात बाहर चली गई कि वह डेडपूल टावर से है तो टावर की रेपुटेशन को अनप्रेसिडेंटेड डैमेज होगा। अब से एक्शन प्लान चेंज करना होगा। शॉन की इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी टास्क बनेगी। ये क्लियरली समझना होगा कि क्या वह कंट्रोल से बाहर हो चुका है और क्या उसने इस देश में ट्रबल मिलने पर वाकई फोर्स यूज की है। जरूरत पड़े तो व्हाइट टाइगर ह्यूमन रिसोर्सेज से हेल्प ली जा सकती है। अगले दिन याना स्कूल में एक टीचर नर्वस होकर क्लास में आई। वह रुईकू थी डिस्गाइज में। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि शॉन इसी स्कूल में है। रुईकू को समझ नहीं आ रहा था कि शॉन यहाँ क्यों होगा, लेकिन शॉन की फॉर्मर मेंटोर होने के नाते वह एक्साइटेड थी और उसके पास्ट को समझने के लिए बहुत ईगर थी। शॉन कैसे बड़ा हुआ? वह कभी रुईकू का फेवरेट चाइल्ड था जिसने उसके सिखाए हर वेपन को परफेक्टली मास्टर किया था। लेकिन जब वह क्लासरूम में पहुंची तो सामने जो इंसान था वह एक कंप्लीट हुलिगन लग रहा था। उसका खड़ा होना हो या बैठना, उसकी पोस्चर बिल्कुल अनरिफाइंड थी। उसके एक्सप्रेशंस तक क्रूड नजर आ रहे थे। उसकी पुरानी जेंटलमैन और कोल्ड पर्सनैलिटी पूरी तरह गायब थी। रुईकू शॉक में थी। क्या यही बड़ा होकर शॉन बना है? वह लड़का बिना रुके बोले जा रहा था। उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि पीछे बैठा बुली भी जाग गया। दोनों में तुरंत आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। रुईकू को लगा कि अब वह गुस्सा करेगा और अपनी ओरिजिनल एबिलिटीज रिलीज कर देगा, क्योंकि जब यंग शॉन रुईकू को चैलेंज करता था बस ये कंफर्म करने के लिए कि सामने वाला कॉम्बैट एबिलिटी में कैपेबल है, लेकिन नेक्स्ट सीन ने रुईकू को डिस्गस्ट फील कराया। वो लड़का तुरंत बुली से मर्सीलेसली बीटन हुआ और केवल 2 और आधे मिनट में जमीन पर गिर गया। इस सिचुएशन को देखकर रुईकू ने क्लास स्टार्ट करनी शुरू की, सोचते हुए कि शायद वह अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है और रेकलेसली अपनी पावर यूज नहीं करेगा। शायद वह अभी भी 3 रूल्स के अंडर है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। लेकिन उसकी सीरियस कीन आंखें दूसरे स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि डेडपूल के बच्चे केवल स्ट्रॉन्ग बॉडी ही नहीं रखते बल्कि उनकी माइंड भी क्लियर होती है। शॉन हमेशा अपने पीयर्स में आउटस्टैंडिंग रहा। अगर वह अपनी स्ट्रेंथ छुपा भी सकता है तो उसकी इंटेलिजेंस शायद अनकॉन्शियसली दिख ही जाती। जैसे ही रुईकू सीक्रेटली देख रही थी कि वह क्या लिख रहा है। क्लास खत्म होने के बाद रुईकू फ्रस्ट्रेटेड होकर विमेंस रेस्टरूम गई। शॉन ऐसा नहीं हो सकता, वह कंप्लीटली अलग था, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रेंज था। उसका फेस इतना फेमिलियर था, फिर भी उसकी फॉर्मर एलिगेंस खो चुकी थी। क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? सिर्फ उस ड्राइंग के बारे में सोचकर भी अनबिलीवेबल था। क्या वो फूलिश चाइल्ड सच में शॉन हो सकता है? बदल चुके थे। अब हम 3 रूल्स की बात कंसिडर नहीं कर रहे। पहली प्रायोरिटी कंफर्म करना कि वह सच में शॉन है या नहीं। स्कूल के बाद रुईकू डिस्गाइज में फीमेल स्टूडेंट बनकर पिया उसकेन के पीछे चली। तभी एक आवाज पिया को बुलाती है। ये हॉकियन की मदर थी जो अभी ग्रोसरीज खरीदकर घर जा रही थी, क्योंकि उसने काफी कुछ खरीदा था। उसने पूछा, सियोन क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ओजियन ने बिना सोचे इमीडिएटली मदद की। पियन की मदर ने उसे अपने घर खाने के लिए इन्वाइट किया। जैसे ही वे हॉक्शियंस स्नैक शॉप पहुंचे, पियन ने हार्टिली खाना शुरू कर दिया। लेकिन रुईकू जो पीछे पीछे आई थी ग्लूमी फील कर रही थी, क्योंकि जोसेफ ने पहले मेंशन किया था कि उसने एक ओल्ड वुमन का बेटा इंटेंसिव केयर में डाला था। उसके पास क्लियरली एक बेटा था, तो उसका पियान के साथ क्या रिलेशन है? जितना रुईकू ने उसे क्लोजर से देखा वो उतना ही वल्गर लगा, बिल्कुल शॉन जैसा नहीं। कैसे कोई शॉन जैसा फेस रखते हुए इतना डिस्गस्टिंग लग सकता है? तभी रुईकू हाथ में पकड़े खाने से बर्न हो गई। उसने कभी इतना स्पाइसी ओडिन नहीं खाया। वह फ्रैंटिक होकर पानी मांग रही थी। हॉकियन की मदर तुरंत उसने पास पानी दिया। रुईकू बेयरली 2 सिप ले सकी। जब उसे पास्ट इवेंट्स याद आए, शॉन कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खाता था। उसे स्पाइसी फूड से सबसे ज्यादा नफरत थी। हर ट्रेनिंग सेशन में जब स्पाइसी फूड आता तो टाइटली आंट रुईकू का हाथ पकड़ता, लेकिन ये लड़का स्पाइसी राइस केक्स बड़े बड़े माउथफुल्स में खा रहा था। जब ओल्ड वुमन ने टेस्ट के बारे में पूछा, उसने तुरंत थम्स अप दिया, लेकिन उसने देखा कि उसका हाथ पीछे टाइटली क्लेंच था, वेन्स बल्जिंग। क्या वह स्पाइसीनेस सह रहा था पूरी तरह से? तभी रुईकू को सडन रियलाइजेशन हुआ। जब ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहा था
ओल्ड वुमन ने कहा क्या आप इसे कैरी कर सकते हो, और उसने तुरंत मदद की। मदद करने के बाद उसने कहा घर जाने से पहले शॉप आओ और कुछ स्नैक्स लो, और उसने तुरंत एग्री कर लिया। अब भी ये बच्चा हमेशा ओल्ड वुमन की बातें फॉलो करता है, उसकी किसी भी जरूरत में मदद करता है, वह सच में उसके कमांड्स को फॉलो करता है। उन डेड पीपल से हम डिस्कवर करते हैं कि इतनी हाई क्वालिटी वर्क बिना ऑर्डर्स के कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर किसी ने शॉन को कमांड दिया हो कि बिंगो ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दो, तो सब कुछ सडनली सेंस बनाने लगता है, और ऐसा कमांड देने की मोटिवेशन सिर्फ उस ओल्ड वुमन के पास हो सकती है। मतलब साफ है, शॉन ने 3 रूल्स तोड़े नहीं है, वह उस वुमन को पेरेंट मानता है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अब तक मिले सारे क्लूज को कनेक्ट करो तो यही एक एक्सप्लेनेशन बचती है जो लॉजिकल लगती है। अगर ऐसा है तो इस गेस को वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका यूज करते हैं। अपने सामने का सीन देखकर रुइकू अंदर से बहुत खुश हो गई। उसका अंदाजा बिल्कुल गलत नहीं था। सनसेट के टाइम दोनों एक स्पार्सली पॉपुलेटेड स्ट्रीट कॉर्नर पर पहुंचे। डेडपूल टावर का 3rd रूल, जब पेरेंट्स की फिजिकल सेफ्टी थ्रेटेंड हो तो गुड चिल्ड्रन रूल्स तोड़ देते हैं और उसके बाद जो भी हो हैंडल करते हैं। पियोस्कियन ने सामने आए न्यूकमर का हाथ पकड़ा और कामली बोला, आंट रुइकू, क्या आप पूरे दिन मेरा पीछा करने वाली हो? ये सुनते ही रुइकू के चेहरे पर और भी क्यूरियस एक्सप्रेशन आ गया। तो तुम सच में शॉन हो? लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो? लेकिन ये भी बहुत स्ट्रेंज है, तुम उस ओल्ड वुमन के ऑर्डर्स क्यों फॉलो करते हो? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पेरेंट हो। लॉजिक के हिसाब से एक रन डाउन स्नैक शॉप की ओनर डेडपूल टावर की क्लाइंट नहीं हो सकती। लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, माय डियर चाइल्ड शॉन, अब घर लौटने का टाइम आ गया है। तुम समझ रहे हो ना? बहुत सारे क्लाइंट्स अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शॉन के माइंड में पास्ट मेमोरीज फ्लैश होने लगी। क्या उसे फिर से वापस जाना चाहिए? डेडपूल टावर वाला शॉन बनना, जिसके हाथ ट्रेनिंग के दौरान हमेशा खून से सने रहते थे, वह थोड़ा फ्रीज हो गया। ये क्या था? ये मेमोरी कहाँ से आई? रुइकू ने ब्लैंक टोन में कहा, लगता है तुम ओबीडियंटली मेरे साथ लौटने का प्लान नहीं बना रहे। इसी मोमेंट पर शॉन तेजी से वहां से एस्केप करने लगा। रुइकू भी सरप्राइज थी। उन्होंने आंट रुइकू को भेजा था, फिर भी वो निकल गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। वो वुमन कौन थी जो उसकी मेमोरीज में फ्रैगमेंट्स की तरह दिख रही थी? डेडपूल टावर मैंशन के पास नाइटफॉल के टाइम वो बार बार उसके माइंड में क्यों आ रही थी? प्रीस्ट ने एंग्शियस होकर पूछा, शॉन एस्केप कैसे कर गया? फोन के दूसरे साइड से जवाब आया, मेरी नेग्लिजेंस थी, मैंने उसे निकलने दिया। लेकिन उस ओल्ड वुमन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है जो 3 रूल्स को कंट्रोल कर सकती है। ऑब्जर्वेशन से लगता है कि शॉन उसे अपना पेरेंट मानता है, लेकिन करंट सिचुएशन में शायद उस वुमन ने इंटेंशनली रूल्स यूज नहीं किए। ट्रूथ की डायरेक्शन समझने के लिए और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। पहले उस ओल्ड वुमन की आइडेंटिटी कंफर्म करेंगे, फिर आगे का प्लान बनाएंगे। लेकिन किसी भी हालत में शॉन को वापस लाना होगा, इवन इफ हमें उसे मारना पड़े। बाहर से जेंटल और काइंड दिखने वाली नन असल में एक रूथलेस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है। वह सिर्फ वेपन्स में स्किल्ड नहीं है, बल्कि वो उन बच्चों की मेंटर है जो बिना पलक झपकाए किल कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिस्गाइज। वह हॉस्पिटल नर्स बनकर हॉस्पिटल इन्फिल्ट्रेट कर सकती है, स्कूल टीचर बन सकती है, फीमेल स्टूडेंट की तरह ड्रेस होकर किसी को शक तक नहीं होने देती। आज वह एक नोबल रिच लेडी बनकर आई, खुद को शॉन की बर्थ पेरेंट बताकर। उसका रीजन साफ था, शॉन को डेडपूल टावर वापस ले जाना, क्योंकि शॉन ने हुआंग हॉकिंस की मदर को अपना पेरेंट मान लिया था। अगर वह वॉलंटरीली कस्टडी छोड़ दे तो डेडपूल टावर उस पर फिर से कंट्रोल पा सकता है। रुइकू ने धीरे से हॉकिन की मदर से कहा, वह असल में स्पाइसी फूड नहीं खाता और ग्रोइंग एज में ऐसा जंक फूड उसे नहीं खाना चाहिए। मैं जानती हूँ शियोन आपकी बातें बहुत अच्छे से सुनता है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हम दिल से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर शियोन यहाँ फिर आए तो प्लीज उसे कहना कि वापस कभी मत आना, अपने ओरिजिनल होम लौट जाओ। लेकिन हॉकिन की मदर ने अग्री नहीं किया। उसने काल्मली कहा, आप उसकी बर्थ पेरेंट हो सकती हैं, लेकिन क्या आपने कभी उसके चेहरे को ध्यान से देखा है? उसके कपड़े, स्कूल में वह कैसे रहता है? क्या आपने कभी ये सब समझने की कोशिश की? वह हमेशा गंदा रहता है, हर बार पूछने पर कहता है रेसलिंग से हुआ है, पहले लगा लड़के ऐसे ही बड़े होते हैं। हॉकिन भी यही कहता था, असल में समझना आसान है, वो झूठ बोलते हैं ताकि उनकी मदर्स वरी न करें। मैंने शियोन को अब अपना ही बेटा मान लिया है। मैं नहीं चाहती कि उसका भी वही हाल हो जो हॉकिन का हुआ, इसलिए अननोइंगली मैं अक्सर उसे चेक करने चली जाती हूँ। शियोन को अब भी ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जो उसकी केयर कर सकें। आप तो हमेशा ट्रैवल में रहती हैं, तो लेट मी टेक केयर ऑफ हिम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनते ही रुइकू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत प्रीस्ट को कॉल किया। फर्स्ट प्लान अटेम्प्ट फेल्ड। ये ओल्ड वुमन कस्टडी के मैटर में हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रीस्ट ने धीमी आवाज में कहा, हम इसे क्वाइटली रिजॉल्व करना चाहते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं लग। सेकंड प्लान इंप्लीमेंट करो, लेकिन ध्यान रखना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस सेकंड प्लान का मेथड सिंपल है। जिस पेरेंट को बच्चा रिकॉग्नाइज करता है, अगर वो मर जाए तो बच्चा अपने आप डेडपूल टावर वापस लौट आएगा और फिर से उनका कंट्रोल बच्चों पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। कुछ देर बाद एक डिपार्टमेंट स्टोर में रुइकू लगातार हॉकिन की मदर का पीछा कर रही थी। छोटे रेस्टोरेंट से लेकर यहाँ तक बस सही मोमेंट का इंतजार था उसे किल करने का। मॉल का स्प्रिंकलर सिस्टम बार बार एक्टिवेट हो रहा था और हॉकिन की मदर के पीछे रुइकू ने गन उठाई, सीधा हेड पर एम, लेकिन तभी वो बुलेट ब्लॉक हो गई एक फ्राइंग पैन से जो शॉन ने पकड़ रखा था। वो पहले से हॉकिन की मदर के आसपास लर्क कर रहा था। शॉन को देखते ही रुइकू खुशी से भर गई। वाकई ये बच्चा उसका फेवरेट था। शॉन को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जो चीज उसने सिर्फ गेम्स में देखी थी वो असल में बुलेट ब्लॉक कर पाएगी। लेकिन इसके बाद 3 लॉज का 3rd रूल एक्टिवेट हो गया। जब पेरेंट्स की लाइफ थ्रेटेंड हो तो स्टेटस को तोड़ दो और जो आगे हो
हैंडल करो। रुइकू ने किसी की परवाह नहीं की, उसका बस एक ही गोल था, उस ओल्ड वुमन को जल्दी से मारना और शॉन को उसके ग्रिप से पूरी तरह फ्री करना। क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था कि कॉम्बैट में दिमाग चाहिए? इसे मेकअप लेसन समझो, ये फाइट तुम्हें और परफेक्ट बनाएगी। अल्टीमेट गोल मत भूलना। ये सुनकर शॉन सोच में पड़ गया, उसे समझ आ गया ये बैटल जल्दी खत्म करनी होगी। इस सिचुएशन को देखकर रुइकू और एक्साइटेड हो गई, बस उस ओल्ड वुमन को एलिमिनेट करो और शॉन वापस लौट आएगा। आखिरकार वो डेडपूल मैंशन का प्रोडक्ट था, लेकिन शॉन का चेहरा डार्क हो गया। तुम मुझे ऑब्जेक्ट कहते हो, तो मैं ऐसे होम में क्यों लौटूं जो मुझे ऑब्जेक्ट मानता है? अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो तुम भी सिर्फ एक टूल हो। दूसरी तरफ हॉकिन की मदर ने घबराकर चारों तरफ देखा, तभी पीछे से एक रोता हुआ बच्चा दिखाई दिया। छोटा सा लड़का रोते हुए बोला, माम आप कहाँ हो? हॉकिन की मदर ने एक पल भी नहीं सोचा, वो तुरंत आगे बढ़ी। लड़के ने कहा उसकी मदर कहीं गायब हो गई है, उसे मिल नहीं रही। उसने मदद मांगी, लेकिन इसके पीछे एक डेडली ट्रैप था। वो हॉकिन की मदर को स्टैब करने ही वाला था। शॉन पैनिक में वहां पहुंचा और ब्लेड वहीं रुक गई। उस लड़के ने शॉन का चेहरा देखा। डेडपूल मैंशन से जुड़ा शॉन का रेपुटेशन कोई मजाक नहीं था। अगर उसने कोई गलत मूव किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और आंट रुइकू भी एक्शन लेने की हालत में नहीं थी। शॉन क्राउच होकर बोला, कोई फैमिली फोन नंबर है? मैं तुम्हारी मदर ढूंढने में पूरी हेल्प करूंगा। बाहर से लड़का बोला, उसे कोई नंबर याद नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हॉकियन की मदर को मारने का प्लान बना रहा था। शॉन बहुत बड़ा वेरिएबल था, उसे पहले मैटरनल इंस्टिंक्ट यूज करनी थी ताकि शॉन दूर हो जाए, लेकिन शॉन ने उसे चांस नहीं दिया। उसने बच्चे को सीधे उठा लिया और कोल्ड टोन में कहा, कुछ भी स्ट्रेंज ट्राई मत करना वरना बहुत बुरी मौत मरेगा। अब रुक जाओ तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन कोई और आइडिया मत लाना। तुम्हारे सुपीरियर्स का कॉन्टैक्ट जरूर होगा। नंबर 2, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन लड़का अब भी क्लूलेस बनने की एक्टिंग कर रहा था। पीछे हाथ में ब्लेड उठाए हुए शॉन ने एक फास्ट चॉप मारा और उसे अनकॉन्शियस कर दिया। सारा क्राइसिस वहीं खत्म हो गया। कुछ देर बाद फायर फाइटर्स सीन पर पहुंचे और आफ्टर मैथ हैंडल किया। उसी रात डेडपूल मैंशन में शांत माहौल के बीच एक फोन बजा। प्रीस्ट नींद से उठकर बिस्तर से निकला। उसने पहले ही वार्निंग दी थी, अगर कोई मेरी नींद डिस्टर्ब करेगा तो भयानक मौत मरेगा। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई उसका मूड बदल गया। दूसरी तरफ की वॉइस सुनते ही वो बेहद एक्साइटेड हो गया। ये कॉल शॉन की थी और ये नंबर दिखा रहा था कि रुइकू और ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। प्रीस्ट ने पूछा, क्या रुइकू और यूजीन मर गए? शॉन ने कामली कहा, ये कैसी रिएक्शन है? वो मरे नहीं है, लेकिन चाहे जितने लोग भेजो रिजल्ट वही होगा। एनर्जी वेस्ट मत करो, अगर चाहो तो डायरेक्टली मुझसे मिलने आ जाओ। प्रीस्ट समझ गया, मैंने सोचा था तुम भाग जाओगे। क्या तुम सच में डेडपूल मैंशन को कन्फ्रंट करना चाहते हो? शॉन बोला, थिंग्स वैसी नहीं होंगी जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब पेरेंट्स की लाइफ थ्रेटेंड हो तो मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ। मैं भागूंगा नहीं, मैं डेडपूल मैंशन को थ्रेट मानूंगा और प्रॉपर काउंटर अटैक करूंगा। ये सुनते ही प्रीस्ट घुटनों पर गिर पड़ा और पागलों की तरह हंसने लगा। एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था। अब भी तुम 3 लॉज के प्रति लॉयल हो। ट्रूली मेरे सबसे परफेक्ट चाइल्ड। यूजीन को वापस भेज दो और मैं उस ओल्ड वुमन को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके बाद शॉन ने आंट रुइकू से कहा, 1 घंटे में आकर मुझे पिक कर लेना, और फोन काट दिया। प्रीस्ट ने फोन की तरफ देखते हुए फिर से बुदबुदाकर कहा, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा तुम्हें वापस लाने का। डेडपूल मैंशन के बच्चे असल में कमोडिटीज थे, बायर्स के, यानी उनके पेरेंट्स के। अगर पेरेंट मर जाए तो ओनरशिप वापस डेडपूल मैंशन को मिल जाती थी। फिर उस बच्चे को किसी नए पेरेंट को बेच दिया जाता। ये साइकिल हर पेरेंट की मौत के बाद रिपीट होती। हर सेल से प्रॉफिट तो मिलता था, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। अगर कोई बच्चा बार बार बेचा जाए तो डेडपूल मैंशन की रेपुटेशन भी गिरती और उस बच्चे को बायर्स को प्रोटेक्ट करने में फेल मानकर मैंशन में सील कर दिया जाता, मतलब उसकी वैल्यू खत्म। प्रीस्ट के सामने जो बच्चा था उसे 4 बार बेचा जा चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। प्रीस्ट इससे बेहद नाराज था। 4 बार फेलियर। डेडपूल मैंशन के हिस्ट्री में ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। अगर ये फिर हुआ तो ऐसे बच्चों को डिस्पोज कर दिया जाता। मेथड सिंपल था, मारो और कब्र में दफना दो। इसीलिए हर बच्चे को इंडिस्पेंसिबल बनना जरूरी था। प्रीस्ट ने यूजीन को एक आखिरी चांस दिया, कोरिया जाकर रुइकू की हेल्प करो, शॉन को वापस लाओ, वरना तुम यूजलेस वेस्ट हो और यूजलेस चीजें डिस्पोज कर दी जाती हैं, नो एक्सेप्शंस। अगर डिस्पोज नहीं होना है तो अपनी वैल्यू प्रूव करो। लेकिन कोरिया पहुंचते ही यूजीन बेहोश कर दिया गया और शॉन उसे उठा लाया। जब यूजीन को होश आया उसने वेपन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वेपन पहले ही गायब था। शॉन ने उसे स्पाइसी राइस केक्स का एक बोल दिया। अब वो एनिमीज थे, लेकिन दोनों एक ही जगह से आए थे। शॉन किसी बच्चे के साथ हार्टलेस नहीं बनना चाहता था। ऊपर से यूजीन बोला, कौन ऐसी चीजें खाता है? लेकिन अगले ही पल पूरी प्लेट साफ। शॉन मुस्कुराया, अच्छा है ना? उसने 2 और पोर्शन पैक कर दिया। यूजीन ने इंडिफरेंट एक्ट किया। शॉन स्मग होकर बोला, अभी तो ऐसे खा रहे थे और अब कह रहे हो बस ठीक है। तभी स्टेयर्स पर एक फिगर दिखाई दी, आंट रुइकू। वो यूजीन को लेने आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और डिसअपॉइंटमेंट भी। फिर भी उसे यूजीन को ले जाना ही था क्योंकि प्रीस्ट का ऑर्डर था। जाते वक्त भी शॉन ने 2 टेकआउट पैक्स थमा दिए। रास्ता लंबा है, भूख लगेगी, लेकिन रुइकू को ये पसंद नहीं आया। तुम बहुत रिलैक्स्ड हो। डेडपूल मैंशन ने ऐसा नहीं सिखाया। मैंने तुम पर अभी हार नहीं मानी, सावधान रहना। ये कहकर वो यूजीन को लेकर चली गई और जाते जाते बोली, अगर तुमने उस ओल्ड वुमन को टाइम पर डील कर दिया होता तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तुम जैसे यूजलेस बच्चों को कब का डिस्पोज कर देना चाहिए था। खाने के अलावा कुछ आता भी है? ये सुनकर शॉन वहीं फ्रीज हो गया, फिर अचानक मुड़ा और उन दोनों को आवाज दी, एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हें ये स्पाइसी राइस केक्स अभी भी खाने हैं? यूजीन शॉक हो गया, ये क्या कर रहा है? अचानक वो रो पड़ा, ये बहुत टेस्टी है, मुझे और चाहिए। शॉन बोला, तो मत जाओ, गुड लेजर रेस्टोरेंट वापस आ जाओ। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं था। रुइकू की बात यूजीन के दिमाग में गूंज रही थी। वापस गए तो डिस्पोज कर दिए जाओगे। असल में वो राइस
केक्स खाना ही नहीं चाहता था। अगर एक चांस और मिले तो वो अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता था। रुइको ने सिचुएशन समझ ली। प्रिटेंड कंप्लाई करने का आइडिया आया। यूजिन को शॉन के पास छोड़ दो, ये आखिरी चांस था। अगर ओल्ड वुमन को नहीं मारा तो यूजिन मरेगा। यूजिन ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया, वो करेगा, यही उसका आखिरी रास्ता था। इसी वजह से शॉन को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा और वो यूजिन को गुड लीजर रेस्टोरेंट ले जाने लगा। रुइको को लगा शॉन अब भी उसे थ्रेट मानता है, थर्ड लॉ अब भी एक्टिव है। उसने रिलक्टेंट एक्ट किया। हमने अग्री किया था यूजिन को वापस ले जाएंगे। शॉन बोला बच्चा रहना चाहता है, मैं उसे रखूंगा। रुइको ने धीरे से यूजिन से कहा जाओ, रास्ता साफ है, ओल्ड वुमन को मारो, शॉन को वापस लाओ, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। उसने ये भी कहा अगर नेगोशिएशन फेल हुई तो डेडपूल मैंशन उस ओल्ड वुमन को फिर टारगेट करेगा, तुम रूल जानते हो। शॉन ने कामली कहा अगर ऐसा हुआ तो जो भी आएगा मैं उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। यूजिन ने शॉन को देखा, अजीब सा एडमिरेशन महसूस हुआ। कुछ देर बाद वो हॉकिन की मदर के घर पहुंचे। हॉकिन की मॉम ने पूरी टेबल भर दी। पूरा दिन निकल गया, जरूर भूखे होंगे। फिर हंसते हुए बोली वैसे तुम्हारी मदर मेरी फ्रेंड निकली। शॉन ऑकवर्ड हो गया, वो कैसे समझाए, असल में दोनों एक ही इंसान थी। टेबल गरम खा था। यूजिन ने ऊपर देखकर खाने के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैलकुलेट कर रहा था कब मारना। शॉन और भी परेशान होता जा रहा था। अगर इनविटेशन नहीं होती तो वो कभी हुआंग हॉकिन के घर नहीं आया होता। घर में वार्मथ थी, धुले हुए स्नीकर्स सूख रहे थे। हुआंग हॉकिन का रूम। शॉन ने पूछा मैं अंदर देख सकता हूँ? इनकी मॉम ने मना नहीं किया। दरवाजा खोलते ही उसका दिल भर आया। सिंपल रूम, प्लेन, लेकिन शॉन के लिए ये सिर्फ सपने में था। ऐसा कमरा जहाँ कोई पढ़ाई करता है, ड्रीम्स देखता है। मिडिल क्लास लाइफ भी उसकी पहुंच से बाहर थी। उसे जेलसी हुई सोचकर कि हॉकियन हर दिन यहाँ लौटता होगा। नॉर्मल स्कूल लाइफ, केयर फ्री डेज। उसे तब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बनना चाहिए था। दूसरी तरफ यूजिन ने खाना खत्म किया। हॉकिन की मॉम को थैंक यू कहा और देखा शॉन अब भी उस रूम के अंदर खड़ा था। अब जब शॉन उसके पास नहीं था, असैसिनेशन के लिए ये परफेक्ट मोमेंट था। यूजिन ने धीरे से पूछा क्या इस घर में कोई और भी है? पूछते पूछते उसका हाथ अपनी पीठ के पीछे चला गया। हाइन की मॉम सीधे कुछ कह नहीं पाई। उसने बस इतना कहा कि हॉकिन के फादर को स्वर्ग में ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसे जाने देना पड़ा। दूसरे शब्दों में वो किसी और फैमिली का मेंबर बन गया। ये सुनते ही यूजिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा आपका बेटा शायद फैमिली मेंबर बन ही नहीं पाया, क्योंकि एक यूजलेस फेलियर किसी भी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। फैमिली का मतलब होता है दूसरों की जरूरतें पूरी करना और अपनी वैल्यू प्रूव करना। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी हो, एक ऐसी चीज जिसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये वो प्रिंसिपल था जो यूजिन ने बचपन से सीखा था। ये सुनकर हॉकिन की मॉम पूरी तरह शॉक हो गई। इतना छोटा बच्चा इतनी बेरहमी से कैसे बोल सकता है? उसने यूजिन को डांटा। फैमिली ऐसी नहीं होती। वो सब कुछ ठीक से समझाने ही वाली थी कि तभी शॉन बाहर आ गया। उसने हंसते हुए यूजिन को गले लगा लिया। हॉकिन की मॉम रुक गई। वो उस अंधेरी तेज हवा वाली रात में उनका हैप्पी मोमेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। रात गहरी हो चुकी थी। शॉन गहरी नींद में था, हल्की हल्की खर्राटों के साथ, और यूजिन पूरी तरह जाग रहा था, हर पल सही मोमेंट का इंतजार, हॉकिन की मॉम को मारने का। तभी वॉन्ग हॉकिन के रूम से हल्की रोशनी आ रही। यूजिन चुपचाप उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा हॉकिन की मॉम चेयर पर सो चुकी थी। यूजिन के दिमाग में उसकी बातें घूमने लगी। उसने यूजलेस बच्चों को भी फैमिली मेंबर कहा था। पहली बार मिलने वाले अजनबियों पर भी काइंडनेस दिखाई थी। ये सब प्रीस्ट से पूरी तरह अलग था। उसने कहा था फैमिली ऐसी नहीं होती, तो फिर रियल फैमिली आखिर होती कैसी है? लेकिन चाहे कुछ भी हो, यूजिन को अपनी वैल्यू प्रूव करनी थी। उसे इंडिस्पेंसिबल बनना था। उसने गन उठाई, लेकिन अचानक उसका हाथ कांपने लगा, बेकाबू। उसी पल रूम का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। शॉन अंदर खड़ा था। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा छोटे, क्या ये सच में तुम्हारा फैसला है? अगर है तो सीधे बता सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। यूजिन ने गन उस 60 साल की औरत की तरफ तानी। वो असैसिन था, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा पाया। उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। दिल पर ऐसा दबाव था कि पूरा शरीर जकड़ गया, क्योंकि उसके पास खड़ा था डेडपूल मैंशन का मास्टरपीस, शॉन, हर फील्ड में परफेक्ट प्रोडक्ट। यूजिन पलटा और गन शॉन की तरफ कर दी। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, बीच में मत आओ। लेकिन सच ये था, शॉन शुरू से सब जानता था कि यूजिन हॉकिन की मॉम को मारने आया है। गन रिकू की थी। शॉन पहले ही उसकी बुलेट्स निकाल चुका था। 15 राउंड, 9 मिलीमीटर, 112.5 ग्राम। उसने ठंडेपन से कहा एक असैसिन होकर भी तुम्हें पता नहीं चला मैगजीन खाली है, बहुत अनप्रोफेशनल। यूजिन गुस्से में फट पड़ा। उसने शॉर्ट ब्लेड निकाली और वार किया। शॉन ने तुरंत उसे डोर फ्रेम पर दबा दिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से यूजिन ने डोर नॉब घुमाया, साइड स्टेप लिया और अंदर फिसल गया। सोती हुई हॉकिन की मॉम सामने थी। शॉन एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। उसने दोनों हाथ उठाकर इशारा किया, शोर मत करो, शांत रहो, सब कुछ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। यूजिन ने पीछे देखा। ओल्ड वुमन बिल्कुल पास थी, परफेक्ट चांस। शॉन ने यूजिन के कपड़े कसकर पकड़े, गुस्से में फुसफुसाया, मैं उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तुम मुझे हरा नहीं सकते और उसे मार भी नहीं सकते, तुम्हारे अटैक्स बहुत सीधे हैं, मैं अगला मूव पहले ही समझ लेता हूँ। लेकिन इतनी हलचल में हॉकिन की मॉम जाग गई। उसने शॉन को डांटा, इतने बड़े हो गए हो और इसे देखो कितना छोटा है, अपने छोटे भाई को बुली करते हो। यूजिन के लिए ये परफेक्ट ओपनिंग थी, लेकिन शॉन ने खतरा भांप लिया। बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर हिले तो बहुत बुरी मौत मरेगा। फिर तुरंत एक्सप्रेशन बदला, हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, हम तो खेल रहे थे। यूजिन ने शॉन की प्रेजेंस महसूस की, दिल से समझ गया 10 साल और ट्रेनिंग भी शॉन को नहीं हरा पाएगी। जब तक शॉन आसपास है वो इस औरत को छू भी नहीं सकता। उसे इंतजार करना होगा उस पल का जब शॉन पास ना हो या रिएक्ट न कर पाए। हायन की मॉम झुककर बोली, लड़ाई मत करो, आखिर तुम दोनों फैमिली हो। यूजिन समझ नहीं पाया। फिर वही शब्द, फैमिली, एक आउटसाइडर फैमिली कैसे बन सकता है? हायन की मॉम ने समझाया, एक ही छत के नीचे खाना, एक ही घर में सोना, क्या ये फैमिली नहीं है? तभी डोरबेल बजी, शांत रात टूट गई, तीनों वहीं फ्रीज हो गए। सुबह से पहले कौन आ सकता है? हॉकिन की मॉम
मॉम जल्दी से मेन डोर की तरफ गई। वहाँ एक अनजान हाई स्कूल लड़की खड़ी थी। उसने पोलाइटली कहा, इतनी सुबह डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं मेरी हूँ, यूजीन की सिस्टर, उसे घर ले जाने आई हूँ। इतनी रात यूजीन को रखने के लिए थैंक यू। शॉन पूरी तरह कंफ्यूज था। यूजीन की सिस्टर? सच में? तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, यूजीन को लेने और उस औरत की सेफ्टी चेक करने। यही तो प्रीस्ट से तय हुआ था। रुइको ने उसे यहाँ लाने का फैसला खुद से लिया था, वो प्रीस्ट का फैसला नहीं था। शॉन कुछ भी समझ नहीं पा रहा। अगर ये फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है तो फिर तुम अपनी ब्लेड प्रॉपरली क्यों नहीं रख रहे? क्या ये तुम्हारी सिंसेरिटी की डेफिनेशन है? मेरी हैरान थी कि शॉन ने यहाँ तक भी नोटिस कर लिया। अगर तुम सही से कोऑपरेशन स्वीकार करोगे तो चीजें वैसे नहीं होंगी जैसे तुम सोच रहे हो। इस बीच यूजीन ने कमरे से भागकर बाहर निकलने की कोशिश की और सरफेस पर दोनों ने तुरंत एम्ब्रेस किया, जैसे कोई लविंग सिस्टर और ब्रदर हो। लेकिन इस फसाड के पीछे थी कोल्ड रूथलेसनेस। प्रीस्ट बहुत डिसअपॉइंटेड था। मिशन फेल करना मतलब यूजलेस बर्डन बनना। वापस लौटते ही तुम्हें डिस्पोज कर दिया जाएगा। शॉन ने यूजीन की अनविलिंगनेस महसूस की, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी। हॉकिन की मॉम आखिरकार उसकी पेरेंट थी। यूजीन ने मैरी के अप्रोच से डिसएग्रीमेंट किया। उसका रीजन था कि पहले फैमिली का ट्रस्ट गेन करना जरूरी था, ग्रेजुअली प्रोसीड करने के लिए। ओल्ड वुमन को असैसिनेट करना इतना सिंपल नहीं था, खासकर उस आदमी की मौजूदगी में। डेडपूल मैंशन का शॉन उनका सबसे परफेक्ट क्रिएशन था। ओल्ड वुमन को मारना इतने प्रोटेक्शन में आसान काम नहीं था। शॉन देखने में खास इंप्रेसिव नहीं था, अगली और स्टूपिड लग रहा था, जैसे कोई फियर्स मंकी। लेकिन यूजीन ने उससे फाइट किया। ये डेफिनेटली कोई आसान ओपोनेंट नहीं है। मैरी ने भी माना कि उसकी रैशनेस ने यूजीन का प्लान डिसरप्ट कर दिया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। न्यू ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था। फिलहाल रिट्रीट करना ही सही था। यूजीन के पास कोई चॉइस नहीं बची। मैरी के साथ वापस जाना और न्यू प्लान्स बनाना ही था। यूजीन ने हेड गिराई, डिसअपॉइंटमेंट और मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हॉक्सन की मॉम ने उसे बुलाया। नेक्स्ट टाइम जब वह आएगा मैं और भी सम्पचुअस डिनर तैयार करूंगी। यूजीन ने उस ओल्ड वुमन को देखा जिसने उसे फैमिली कहा। उसकी आंखें इनएक्सप्लिकेबली वाइड हो गई। फिर वह बिना पीछे देखे निकल गया। लिप्स के कॉर्नर्स थोड़े से कर्ल हुए, जैसे साइलेंट स्माइल हो। इसी बीच हॉकिन की मॉम ने शॉन से कहा, नेक्स्ट टाइम उसे वापस लाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी कुकिंग स्किल्स प्रॉपर्ली दिख सकें। शॉन ने समझ लिया और प्रॉमिस किया कि वह उसे डेफिनेटली वापस लाएगा। अगले दिन योनहे मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल ने हॉकिन की मॉम से डीप अपॉलॉजीज की। उन्होंने कहा कि स्कूल वायलेंस कमेटी के जरिए परपेट्रेटर्स के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन सभी पेरेंट्स विलिंग थे सभी कॉस्ट्स उठाने के लिए, और सभी वायलेटिंग चिल्ड्रन सस्पेंडेड होंगे। यहाँ परपेट्रेटर्स की लिस्ट है, आप चेक कर सकती हैं। तभी हॉकिन की मॉम पूरी तरह स्टन्ड हो गई। डॉक्यूमेंट्स देखते ही उसका चेहरा फ्रीज हो गया। ये व्यक्ति यहाँ क्यों है? और उन परपेट्रेटर्स फाइल्स में बस था शॉन। अब आते हैं डेडपूल मैंशन के इंटेंस पार्ट पर। प्रीस्ट ने गुस्से में रुइको को डांटा। ऐसा क्यों हुआ? रुइको ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ऑपरेशन फेल हो गया, बस इतना ही, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। उसने यूजीन को ओल्ड वुमन मारने का आदेश दिया, लेकिन यूजीन कंसिस्टेंटली फेल हुआ। डेडपूल मैंशन में जो कोई भी ऑर्डर्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता उसे जल्दी डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रीस्ट ने कहा, ये वही आंसर नहीं है जो मैं चाहता था। इंस्ट्रक्शंस थे यूजीन को रेस्क्यू करने के लिए और उसके बाद उन्हें डिस्टर्ब मत करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय यूजीन को ओल्ड वुमन असैसिनेट करने का ऑर्डर दिया। क्या मतलब है कि तुम अब मेरे ऑर्डर्स फुली ओबे नहीं कर सकती? मैं प्रोमिसेस को बहुत सीरियसली लेता हूँ। बिफोर गॉड सिर्फ फेथ और ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, कोई इम्प्यूरिटीज नहीं, अदरवाइज लॉस की डॉक्ट्रिन वायलेट होगी। बाकी सभी फॉर्म्स हेरेटिकल हैं। ये बच्चे मूलतः फेथ में डिफिशिएंट थे, इसलिए 3 लॉज बनाए गए उनको कंट्रोल करने के लिए। सोचो, अगर वे इंडिपेंडेंटली एक्ट करें बिना किसी कंस्ट्रेंट्स, कमांड्स, ट्रस्ट, प्रोमिसेस के। ये हैं डेडपूल मैंशन के एब्सोल्यूट रूल। शॉन को वापस लाने के लिए ज्यादा चिंता मत करो, कई तरीके हैं इसे अकॉम्प्लिश करने के। ओल्ड वुमन को टच किए बिना भी। मैरी ऑलरेडी स्टार्टेड हैंडलिंग इट, बस इंतजार करना होगा। अगले दिन शॉन स्कूल वापस आया, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे स्ट्रेंजली देख रहे थे। डेस्कमेट से पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कोई भी उसके साथ एंगेज करने को तैयार नहीं था। सिर्फ पीछे बैठा स्कूल बुली उसे चैट करने की हिम्मत दिखा पाया। उसने अपना फोन शियोन को दिखाया। फोन के नीचे वाला पर्सन एक्चुअली जोसेफ था। ये फोटो पहले लिया गया था जब वह ओरिजिनली होंग हायन के साथ हंसी खुशी कर रहा था। बस फोटो में जोसेफ को पोरली फोटोशॉप किया गया था। एमेटर लेवल देखकर शॉन थोड़ी स्पीचलेस हो गया। उसने पूछा, ये फोटो कहाँ से आई? लेकिन पीछे वाले लोग सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस अपनी रीड में चिल्स महसूस हुए। फौरन शॉन के सामने बॉव कर दिया। सारी गलती हमारी थी, हमें उसे बुली नहीं करना चाहिए था। इवन जोसेफ तुम्हारे हाथों मारा गया और तुम्हारा लैकी बन गया। ये न्यूज पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। तुम देख सकते हो फोटो में वह कितना सबसर्विएंट है। उसने ये भी पता लगाया कि तुम्हारे कुछ कनेक्शंस हैं सर्टेन गैंग्स के साथ। हम हमेशा जानते थे तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। और एक बात और है, कहा जाता है कि तुमने जोसेफ को हुआंग हॉकियन मारने का ऑर्डर दिया। तुम सच में कुछ अलग हो। शॉन इस समय पूरी तरह बैफल्ड था। ये सब क्या है? मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, बस स्कूल में फैल रहे रूमर्स पर भरोसा किया। वो बड़ा लड़का बीच में घुसा और बोला, तुम सच में कूल हो? लेकिन उसके पास बैठा डेस्कमेट विम्पर करता रहा, ये मेरा सीट है। बड़ा लड़का तुरंत अपसेट हो गया। क्या तुम दूसरे हुआंग हॉकियन बनना चाहते हो? लेकिन वह स्लैप डायरेक्टली शॉन ने ब्लॉक कर दिया और शॉन मुस्कुराया। चलो बाहर बात करते हैं, मैं सच में लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स उसे प्लेग की तरह देख रहे थे। शॉन और ज्यादा कंफ्यूज था। ये रूमर्स किसने शुरू किए? उसके बाद तीनों उसके फॉलोअर्स की तरह एक्ट करने लगे और बताया कि ये सब ग्रुप चैट में अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ। अचानक किसी ने ग्रुप ज्वाइन किया, कुछ फोटोज पोस्ट की, कुछ वर्ड्स बोले
और तुरंत लीव कर दिया। फिर उसके बाद अप्रोर मच गया। शॉन समझ नहीं पाया क्या ये डेडपूल मैंशन की ट्रिक थी, लेकिन पर्पस क्या था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, मैं बस क्वाइटली स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ और नेचुरली ग्रेजुएट करना चाहता हूँ। मैं इन चाइल्डिश प्रैंक्स में फंसना नहीं चाहता। जिन लोगों से मुझे डील करना है वे ये बच्चे नहीं हैं, बल्कि एडल्ट वर्ल्ड है जिसने आगे अपनी नजरें गड़ी हैं। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये सिचुएशन और एस्केलेट ना हो। गाइस, चीजें और सीरियस मत होने दो। 3 थग्स स्टंट थे। वो एक्चुअली उन्हें गाइस कह रहा है। उन्होंने तुरंत कहा, बस बताओ उन्हें क्या करना है, वे उसकी सर्विस करेंगे। लेकिन डिस्टेंस से ऑक्सियन की मॉम ने सब देखा। उसने इंक्रेजुलसली याद किया फोटो जो प्रिंसिपल के ऑफिस में उसने देखी थी। उसने भी सोचा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हॉकियन और शियन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंसिपल ने वो फोटो दिखाया था जिसमें शॉन और जोसेफ हैप्पीली रफ हाउसिंग कर रहे थे और जोसेफ परपेट्रेटर था जिसने उसका बेटा हर्ट किया। प्रिंसिपल ने सोचा ये इंसिडेंट स्लुचाइनो नहीं था, शायद पिया चेन ही इंस्टिगेटर थी। पेरेंट्स से कांटेक्ट करना भी मुश्किल था। ये चाइल्ड शायद कभी नॉर्मल फैमिली एजुकेशन नहीं मिला। एजुकेटर के एक्सपीरियंस से ऐसे बच्चे बहुत लाइकली गो अस्ट्रे होते हैं। इतना ट्रस्ट उस चाइल्ड पर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जॉन होप्ड कि ये रूमर्स पीसफुली क्वेल हो जाएं। वे एक्चुअली उसके एक्ट पर कंप्लीटली विश्वास कर बैठे। उन्हें इतना नाइव साइड भी है, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक वह अपने कदम रोक लिया। काफी पहले ही नोटिस कर चुका था फिगर को जो एली के पीछे खड़ा था। मैरी, उसने सोचा कि उसने अच्छी तरह हाइड किया है, लेकिन फिर भी डिटेक्ट हो गई। शॉन ने हेयर टाई निकालते हुए पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो? लेकिन मेरी ने शॉन की हेयर टाई की स्टाइल इमिटेट की। तुम्हें ये पसंद नहीं है? मैं पियोसियन को हैंडल नहीं कर रही जो हेयर टाई बांधती है, बल्कि शॉन को जो हेयर लूज छोड़ देता है। कैसा है ये? तुम्हें स्कूल की नंबर 1 बुली बनाना है, कैसा लगता है? कोल्ड स्टेयर्स क्लासमेट्स के आईज फुल ऑफ बिट्रेयल और कंटेम्प्ट। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है शॉन। शॉन फाइनली रियलाइज कि ये सब मैरी की डूइंग थी, लेकिन फोटोज की क्रॉडनेस सच में सरप्राइजिंग थी। फिर भी ये स्टूपिड मैसेज को फूल कर सकती थी। तभी शॉन ग्रेटली स्टार्टल्ड हुआ। तुम ऐसे अचानक शूट कैसे कर सकती हो? तुम्हें मुझे वापस लाना नहीं था, लेकिन मेरी को लगा क्योंकि वह शॉन है, उसे बेसिक एक्सपेक्टेशंस और रिस्पेक्ट होना चाहिए। अबैंडन होने से मरना बेटर है ना? मैरी ने अपने शोल्डर पर हैंगिंग बैकपैक निकाल लिया। धीरे धीरे शॉन के पास अप्रोच किया जो एली के पीछे छुपा था। जब वह कॉर्नर पर पहुंची, शॉन ने फिस्ट रेज किया और क्वेश्चन, क्या ये सब तुम्हारी कैपेबिलिटी है? डेडपूल मैंशन के पास कोई टैलेंट खत्म हो गया क्या? तुम सच में सोचती हो कि ये लिटिल एबिलिटी मुझ पर असर कर सकती है? लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैरी ने कंटेम्पचुअस स्माइल दी। तुम सच में नहीं सोचते कि तुम जीत गए हो ना? सब कुछ मेरी एस्टिमेट्स के हिसाब से चल रहा है। तभी स्ट्रीट से एक आवाज आई, पियासियन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रही हो? फीमेल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसे कैसे बन गई? तुम मेरा बेटा हो, हॉकियन का फ्रेंड। मैं इनिशियली नहीं मानती थी, लेकिन क्या सच में तुमने हॉकियन को हर्ट किया? शॉन हरिडली एक्सप्लेनेशन देने लगा। ये नहीं था जो आपने देखा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैरी हॉकियन की मॉम के पास दौड़ी, क्राइंग और सॉबिंग। शॉन स्टेप फॉरवर्ड करना चाहता था, लेकिन हॉकिन की मॉम के आदेश से रोका गया। स्टे वेयर यू आर और पास मत आना। इस ऑर्डर को पाकर शॉन फ्रोजन खड़ा रहा। मैरी ने टीयरफुल वॉइस में कहा, यूजीन को वापस लेने के बाद उन्होंने देखा कि वह इंजरीज से भरा हुआ था। उन्होंने ओरिजिनली डिस्कस नहीं करना चाहा, लेकिन प्रेस करने पर उन्होंने जाना कि ये सब पोजियन का काम था। हॉकिन की मॉम ने उस रात का सीन याद किया। उन्होंने कहा था कि वे बस खेल रहे थे। क्या ये सब फेक था? प्रिंसिपल ने जो बताया उसे मिलाकर ये ट्रूथ कंफर्म्ड हुआ। शॉन एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, ये सब सिर्फ लाइज थे, ये वैसा नहीं था जैसा आप सोचती हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हॉकिन की मॉम स्टेप फॉरवर्ड हुई और शॉन के फेस पर हार्ड स्लैप मारा। ये सीन देखकर मैरी ने फाइनली सेटिस्फाइड स्माइल रिवील किया। सब कुछ शॉन को डेडपूल मैंशन वापस लाने के लिए किया गया, इस मदर की गुड इंप्रेशन को तोड़ने के लिए, ताकि वह वॉलंटरीली उसे छोड़ दे। हॉकियन की मॉम ने टीयरफुली चिल्लाया, अब मुझे मॉम मत कहो, अब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, कभी भी मेरे घर मत आना, अपने घर वापस जाओ। तभी उनके पीछे एक फैमिलियर फिगर दिखाई दी, हाई हील्स की क्रिस्प साउंड के साथ प्लान के फाइनल स्टेप पर। ये थी आंट रिकू, डिस्गाइज्ड एज पियोस्किन की मदर। इससे पियान ऑफिशियली वापस डेडपूल मैंशन लौट गया, शॉन बनकर प्रॉपर्टी ऑफ डेडपूल मैंशन। वेल डन मेरी माय डियर चाइल्ड, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। यू आर डेडपूल मैंशन का मोस्ट एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिस्ट। तुम मुझे फ्लैटर कर रहे हो प्रीस्ट? मैंने बस तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार टास्क कंप्लीट किया। लेजेंडरी शॉन ऑफ डेडपूल मैंशन फाइनली वापस आ रहा है। मैरी, तुम भी वापस आ जाओ। यस, आई अंडरस्टैंड। शॉन अंततः डेडपूल मैंशन लौट आया और उसे थरली डिसिप्लिन्ड किया गया आंट रिकू द्वारा। उसने शॉन को हर तरह के अजीब फूड्स खाने के लिए कहा, जिसमें उसे अलग अलग ऑड फ्लेवर स्वॉलो करने पड़े। उसका सबसे डिसलाइक्ड स्पाइसी टेस्ट भी इंक्लूडेड था, एक बड़ा बोल फायर चिकन नूडल्स का 2 पैकेट सॉस के साथ। ये सब स्टेम हुआ था 3 लॉस से। अब वह एब्सोल्युटली ओबे करता था सभी डेडपूल मैंशन के कमांड। तभी उनके पीछे एक व्यक्ति व्हील चेयर में दिखाई दिया। ये था क्वाम बिगू, जिसे शॉन ने पहले पीटा था। उसकी लेग्स और सीरियल वर्टेब्रा सब ब्रोकन थे और वह अपने राइट हैंड से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हील चेयर कंट्रोल कर सकता था। सेव्ड होने के बाद उसने रिवेंज लेने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि रुकू को फंड किया शॉन को ढूंढने में मदद करने के लिए। यह अपार्टमेंट देश के सबसे हाई एंड में से एक था। शॉन को ढूंढने में कोई कसूर नहीं छोड़ा, लेकिन रुकू ने क्वान बिंग्यू से कहा, डेडपूल मैंशन ने शॉन की ओनरशिप रिक्लेम कर ली है। आपके फंडिंग के रिपेमेंट के रूप में हम आपके बेटे को
हार्म नहीं करेंगे। ये टर्म्स थे जिन पर हमने अग्रीमेंट किया था, है ना। क्वान बिंग्यू ने नेगोशिएटेड डील्स की इंपॉर्टेंस को रिस्पेक्ट किया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसका लक्ष्य सिर्फ उस चाइल्ड से रिवेंज लेना नहीं था, बल्कि उस स्मॉल रेस्टोरेंट की ओल्ड वुमन से भी था। लेकिन डेडपूल टावर के इंस्ट्रक्टर के रूप में रुइको का उन लोगों से इमोशनल अटैचमेंट तब बहुत कम था। उनकी लाइफ या डेथ उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे और वह ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहती थी। उसका सिर्फ लक्ष्य था शॉन को अपने साथ वापस लाना, बस इतना ही काफी था। ये वर्ड सुनकर शॉन पूरी तरह स्टंट था। सोच रहा था हॉकिन की मदर का क्या होगा। इस बीच हॉकिन की मदर अब भी मेहनत कर रही थी अपनी लाइवलीहुड के लिए। अचानक उसके स्नैक शॉप के एंट्रेंस पर एक फॉरेनर आया। वह ब्रोकन कोरियन में स्टटर करता हुआ बोला, मैं कुछ फ्राइड स्नैक्स ले जाना चाहता हूँ। हॉकिन की मदर धीरे से बोली, थोड़ा वेट करो, मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ। लेकिन स्नैक्स तैयार करते हुए उसका मन भटक गया। वह कभी नहीं समझ पाई कि शॉन ऐसा क्यों कर रहा था। वे अच्छे फ्रेंड्स लगते थे, फिर भी उसने बिना वजह उसके बेटे को मारने की कोशिश की। ये क्यों हुआ? डिस्ट्रैक्शन में उसने गलती से अपनी फिंगर कट कर ली। कस्टमर तुरंत आगे आया उसकी इंजरी चेक करने। इस एक्शन ने भी एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को अट्रैक्ट किया। उसने अपनी ब्लेड रेस कर दी, तैयार अटैक करने के लिए हॉकियन की मदर पर। लेकिन हियन की मदर को अचानक फोन आया। हॉस्पिटल से था, कह रहे थे वांग हॉकियन ने अपनी आंखें खोल ली हैं। वह तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी और बोली, जितना चाहो ले लो, फ्री है। कस्टमर के मोटिव्स की उसे कोई अवेयरनेस नहीं थी। हॉस्पिटल में वांग हॉकियन ने अपनी आंखें खोल ली थी। सिवियर इंजरीज और लंबी अनकॉन्शियसनेस के कारण उसका ब्रेन पूरी तरह अलर्ट नहीं था। डॉक्टर्स अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे थे उसे जगाने के लिए, लाउडली कॉल कर रहे थे, उम्मीद करते हुए कि वह सुन सके। वोंग हाई और वीकली ने डॉक्टर्स के क्वेश्चंस का जवाब दिया और फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरीज धीरे धीरे उसके माइंड में फ्लैश हुए। उसे केवल याद था कि वह अपनी मदर को चिल्ला रहा था। फिर भी उसने उससे गुस्सा नहीं देखा। उसने कहा कि उसकी गलती थी और उसके हाथ कैलसिस से भरे हुए थे। कितना कठिन रहा होगा ना, उसे पर्सनली अपोलोजाइज करना पड़ा। ये सोचकर टीयर्स अनकॉन्शियसली उसके आईज में आ गए। हार्ट का पेन कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने कॉल किया, मॉम वेयर आर यू? तभी हॉकियन की मदर हॉस्पिटल डोर पर आई। वह ट्रेम्बल करते हुए अपने बेटे के पास गई, फिर भी अपनी फिंगर से फ्लो हो रहे ब्लड की परवाह नहीं की। वांग हॉकियन ने अपनी मदर्स हैंड पकड़ी। मॉम आई एम सॉरी, यू हैड इट टफ ऑल दिस टाइम। हॉस्पिटल रूम के डोरवे पर वह आदमी भी था जिसने हॉकियन की मदर को हॉस्पिटल तक फॉलो किया था और क्वान बिंगू को फोन पर नोटिफाई किया। वे सब वहाँ रेडी थे, सभी को एक साथ कैच करने के लिए। फोन के दूसरी तरफ क्वान बिंगू ने सिनिस्टर एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहा, प्लान्स हैव चेंज्ड, हॉस्पिटल पर वेट करो, आगे नोटिस मिलेगा। दरअसल क्वान बिंगू ने लोगों को अरेंज किया था रुइकू को डिटेन करने के लिए, जबकि वह खुद ऑलरेडी ट्रक में एस्केप कर चुका था। उन्होंने शॉन को किडनैप किया और शॉन रूल्स के ऑर्डर्स के बिना फोर्स यूज नहीं कर सकता था। वान क्वान बिंग्यू का एक्चुअल प्लान था इन दोनों को हॉस्पिटल से लाकर किल करना, इस चाइल्ड के सामने देखने के लिए कि वह क्या ट्रिक्स दिखा सकता है। वान बिंगू को ये बहुत क्यूरियस लगा, ये किड कमांड्स के बिना कितना हेल्पलेस है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, क्या ये ब्रेन वॉशिंग जैसा नहीं लग रहा? ये सोचकर उसे एक और आइडिया आया, व्हाट इफ मैं डेडपूल टावर जाऊं, तुम्हें बाय कर लूं, फिर तुम्हें ऑर्डर्स दूं और फिर तुम्हें वो स्मेली ओल्ड लेडी स्नैक शॉप में मारने के लिए कह दूं। व्हाट अ स्पेक्टेकुलर सीन होगा। डोंट गिव मी दैट मर्डरस लुक राइट नाउ। तुम्हारे पास बिना ऑर्डर्स कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है। Besides, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। मैं इस ओल्ड लेडी और उसके बेटे को राइट इन फ्रंट ऑफ यू टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम बस देखोगे, कुछ कर नहीं सकते। Haven't I told you? Next time I will definitely kill them all. Don't worry, क्योंकि जब वे गॉन होंगे तब तुम्हारी बारी होगी। इस समय सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में हियन की मदर एप्पल पील कर रही थी। वांग हॉकियन ने देखा उसके हाथ पर वूंड। पेरेंट्स हमेशा ऐसे होते हैं, चिल्ड्रन इंजरीज के बारे में पूछें तो कहते हैं इट्स नथिंग, लेकिन फिर भी हुआंग हॉकियन चाहता था कि वह मदर के लिए बैंडेजेस लाए। डॉक्टर ने कहा कि वह थोड़ी मूवमेंट कर सकता है। चाइल्ड की इंसिस्टेंस देखकर हॉकियन की मदर बोली, मैं खुद ले आती हूँ, तुम नीचे मत आओ। जैसे ही वह रूम से बाहर गई, वहाँ पूरी डार्कनेस थी। नर्स स्टेशन पर कोई नहीं था और उसके पीछे एक शैडो साइलेंटली अपीयर्ड। उसने हॉकियन की मदर को अनकॉन्शियस कर दिया अपने एल्बो से। ये था मिस्टर वू, क्वान बिंगू का सेक्रेटरी। उसके चेहरे पर इविल स्माइल। लगता है ये किड सच में कुछ नहीं कर सकता। हॉस्पिटल रूम का डोर क्रैश के साथ बर्स्ट हुआ। मोर देन अ डजन मेन सूट्स में घुसे क्वान बिंगू के साथ। उसने हुआंग हॉकियन से कहा, he was Joseph's father, he had done some terrible things to you और he was deeply sorry. तुम्हें दर्द हुआ होगा, right? But मैं very efficient हूँ, इसलिए सब complicated हो गया। And yet तुम still survived having to do this a second time. इस बीच opposite building में रुइकू fully armed खड़ी थी। क्वान बिंग्यू नहीं चाहता था कि रुइकू में ज्यादा entanglement हो। उसने सभी को कार में गेट करने का आदेश दिया। अदर्स बस उसे होल्ड करें, लेकिन रुइकू को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसने आसानी से उन्हें जाने नहीं दिया। इवन विथ इंजर्ड आर्म वह फाइटिंग में परसिस्टेड। सेक्रेटरी वू ने रास्ता ब्लॉक किया और फिंगर्स स्नैप किए। डजन्स ऑफ मेन इमीडिएटली सराउंडेड देम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ। रुइकू ने कहा, सिंस थिंग्स हैव कम टू दिस, मैं अब होल्ड बैक नहीं कर रही। 2 मशीन गन्स पकड़े हुए रुइकू वॉर गॉडेस जैसी दिख रही थी। अनएक्सपेक्टेडली सेक्रेटरी वू हंसा। उसका हाथ असली कास्ट में नहीं था, गन छिपा था अंदर, मेंट टू डिसीव लोगों को। कैच देम ऑफ गार्ड, नेक्स्ट टाइम मैं लेग की जगह हेड एम करूंगा। तभी शॉन ने रिस्ट्रेंट्स तोड़े और रोप अनटाई किए। सेक्रेटरी वू कंफ्यूज था। व्हाट्स गोइंग ऑन? शॉन काल्मली एक्सप्लेन्ड, हैव यू फॉरगॉटन, मैं अब डेडपूल टावर का मेंबर हूं। तुमने कहा कि तुम हेड एम करोगे। डेडपूल टावर के इंस्ट्रक्टर को किल करने की थ्रेट थी। दिस इज द थर्ड रूल, दोज हु टारगेट डेडपूल टावर विल बी कंसिडर्ड अ थ्रेट और मैं टेक एक्शन करूंगा रिजॉल्व करने के लिए जो भी होगा नेक्स्ट। स्पेशल कल्टिवेटेड कंपोजिट वेपन, लेजेंड ऑफ डेडपूल टावर, कोड नेम्ड शॉन, करंट एफिलिएशन
डेडपूल टावर। जब किसी ने रुइकू को किल करने की थ्रेट दी, शॉन ने कंप्लीटली अनसील किया खुद को, एक्टिवेटिंग डेडपूल टावर के 3 बड़े रूल्स का तीसरा। अदर्स सोच रहे थे कि वो बस इनएक्सपीरियंस्ड किड है, लेकिन शॉन ने डायरेक्टली उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। एंग्री पंच ने उसके टीथ उड़ाए। आदमी पूरी तरह स्टंड था। हाउ कुड सच अ स्मॉल किड हैव सो मच स्ट्रेंथ? शॉन ने पंच आफ्टर पंच उसके फॉरहेड पर लगाए। कोई मर्सी नहीं। रुइकू भी एक्शन में थी। अब शॉन के पास कोई पेरेंट्स नहीं थे जो ऑर्डर्स दें। उसे किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। शॉन लड़ सकता था सिर्फ मेरे लिए फीलिंग्स के कारण, इसलिए वो रैम्पेज पर था सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल्दो शॉन की कॉम्बैट एबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी, ओपोनेंट्स न्यूमरस और ऑल आर्म्ड थे। रुइकू को कुछ एडवांटेज फाइंड करना पड़ा। उसने देखा बहुत सारे सिरिंजेस। वो साइडवेज फ्लिप हुआ, लेकिन वे समझ बैठे कि ये लिटिल ब्रैट डरकर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी इंस्टेंट सिरिंजेस उसके सामने आ गए। आदमी डॉज नहीं कर सका और उसकी आई पियर्स हो गई। शॉन ने सभी सिरिंजेस के प्रोटेक्टिव कैप्स रिमूव कर दी। अब मैं सबको उनकी वैक्सीनेशंस दूंगा। सब फ्रोजन हो गए। शॉक्ड बाय लिटिल ब्रैट की कॉम्बैट एबिलिटी। वो सिर्फ टीन्स में था। हाउ कुड ही हैव स्ट्रेंथ टू डील विद अडल्ट? तभी एक मैन चेन सॉ लेकर पीछे से शाउटेड, गेट आउट ऑफ द वे, मैं उसे संभालता हूँ। I'll split you in half right away, you little punk. शॉन डम्बफाउंडेड था। हाउ डिड अ चेन सॉ मैनियाक सडनली अपीयर? उसने हॉस्पिटल बेड देखा, कॉर्नर के पास चेनसॉ वाला क्लोजली परस्यू कर रहा था। शॉन ने बेड किक किया उस आदमी की तरफ जिसने रिएक्ट नहीं किया। ये मूव लगभग शॉन की लाइफ को कॉस्ट कर देता। सडनली शॉन ने इंटरेस्टिंग आइडिया सोचा। उसने आदमी को हॉस्पिटल बेड से टाई किया, उसके हाथ और चेनसॉ को सिक्योर किया। यू लाइक प्लेइंग विद चेनसॉस, हाँ? कम ऑन, मैं तुम्हें सबको साथ खेलने देता हूँ। हियर कम्स द चेनसॉ चैरियट। हाउ कम यू आर डन सो सून? आई वाज़न्ट फिनिश्ड प्लेइंग येट। चेनसॉ स्मोकिंग हॉट था। द मैन्स हैंड्स वर बर्न्ड रेड। शॉन पिक्ड अप अ सिरिंज और उस आदमी से पूछा, वेयर डिड यू टेक वॉन्ग हॉकिंस मदर? इसी समय रुइकू आई। लुक्स लाइक यू आर फिनिश्ड हियर टू। शॉन ने कामली कहा, बिकॉज आई हिट देम टू हार्ड। मोस्ट लोग स्केयर्ड हो गए और भाग गए, और क्वान बिंगयू ने आंटी होयन को ले लिया। चलो जल्दी चेस करने की तैयारी करते हैं। रुइकू ने डिसएग्रीमेंट जताई। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर दैट वुमन। ये लोग तुम्हें किडनैप किए और तुम डेडपूल टावर की प्रॉपर्टी हो। तो मैं यहाँ प्योरली इसलिए आई कि तुम्हें रेस्क्यू करूं, और तुम डेडपूल टावर के पार्ट के तौर पर अपनी पावर से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना? अब तुम सेफ हो, एनिमी खत्म हो गया, मिशन ओवर, टाइम टू रिटर्न टू डेडपूल टावर। शॉन ने बैंडेज उठाया। आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड my purpose. Everything I did was for you. जैसा तुमने कहा, I used my ability to protect you, not for others. सिर्फ तुम्हारे लिए। वे हमारे डिसिप्लिन के साथ मैस कर रहे थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। इस तरह के रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें जाकर उन्हें अनाइलेट करना होगा। Let them see what happens to those who dare mess with Deadpool Tower. Anyway, चलो क्विकली चलते हैं। रुइकू ने कोई और चार्मिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा, माय डियर शॉन, तुम सच में सबसे अच्छे हो, इतने दूर तक मेरे लिए गए। शॉन ने सिनिस्टर एक्सप्रेशन लगाया। लुक्स लाइक आंटी रुइकू की फ्लैटरी वर्क। अब वह मदर और सन को बचाने जा सकता था। मशीन गन्स के क्रिस्प लोडिंग साउंड्स के साथ चलो उन्हें एक साथ क्रश कर देते हैं। दूसरी तरफ हॉकिन की मदर अनकॉन्शियस से जाग चुकी थी और सामने खड़ा था क्वान बिंगयू। उसके सिनिस्टर एक्सप्रेशन से वह स्टार्टल्ड थी। हॉस्पिटल में थी, अब सडनली यहाँ कैसे? क्वान बिंगयू कोल्डली बोला, काम डाउन, ऑल्दो आई नो ये थोड़ी रूड है, लेकिन आई हैड टू डू इट दिस वे। टेक अ गुड लुक अराउंड। ये हमारे बच्चों की क्लासरूम है। आई हियर जिस सीट पर आप अब बैठी हैं वह हुआंग हॉकियन की है। दिस डेस्क लुक्स टेरिबल, राइट? आई एम बी सरप्राइज्ड स्पीकिंग लाइक दिस। यू माइट नॉट रिकॉग्नाइज मी। कैन यू रिकॉग्नाइज मी नाउ? मैं जोसेफ का फादर हूँ। माय फेस हॉरिफाइंग है, राइट? ऑल ऑफ दिस कॉज्ड बाय दैट गाय पिया। उसका दूसरा नाम शॉन है, तब उसकी वजह से हुआ। माय सन एंड आई भी विक्टिम्स हैं। ही डिड दिस टू अस। और फिर पियाओसियन ने जोसेफ को ब्लेम किया हॉकियन के लिए। ये स्कूल में फैल गया। ऑल स्टूडेंट्स को पता है हम अपने बच्चों के प्रति इंडिफरेंट थे। दिस इज आवर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। मैं रिवेंज लूंगा। आई कुडंट प्रोटेक्ट माय ओन सन। ये मेरा पाप है। एज पेरेंट्स हमें अपने सन्स का अटोनमेंट करना चाहिए। इवन दो आई नो लीगल एक्शन लेना चाहिए, बट इट वोंट डू एनी गुड। आई यूज्ड टू थिंक लॉ वुड गिव फेयर जजमेंट, बट स्कूल और पुलिस ने कुछ नहीं किया। योर सन जंप्ड फ्रॉम दिस विंडो। वी कांट लेट दीस पीपल डू व्हाटएवर दे वांट। अगर हम उन्हें माफ कर देंगे तो वे कभी स्टॉप नहीं करेंगे। वी मस्ट स्टैंड अप टू स्टॉप दिस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मदर हॉकियन, now it's time for revenge. We can't let him go. Meanwhile, Deadpool Tower mansion में एक आदमी इन ब्लैक आया और फादर को रिपोर्ट किया कि उसने सुना और देखा कि बिंगू कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने शॉन को किडनैप किया। फादर फ्यूरियस हुआ। How dare an organization with no roots in H country शॉन को टच करे without knowing anything. Not long after, यनहे मिडिल स्कूल में शॉन, रुइकू, मेरी और यूजीन एक जगह गैदर्ड थे। They received orders from father. Anyone who dares touch Deadpool Tower's property must pay the price. और शॉन, ये तुम्हारी फर्स्ट मिशन है, executing Deadpool's task. Feel free to show your ability. Don't hold back. Ruiku, eliminating heresy is your primary goal this time. आगे बढ़ो, boldly. मैं व्हाइट टाइगर के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से बोलकर सारी इन्फॉर्मेशन कवर करवा दूंगा। अचानक शॉन ने अपने कान की तरफ इशारा किया। लगता है मैं हॉस्पिटल में अपने इन ईयर हेडफोन्स भूल गया। तुम लोगों के पास स्पेयर है क्या? मेरी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो तो दे दो। शॉन, तुम सच में बहुत केयरलेस हो। मेरी ने ताना मारा। बिल्कुल किसी सिली बच्चे की तरह बिहेव करते हो। सोचना मुश्किल है कि तुम जैसा इंसान कभी लेजेंडरी फिगर बन सकता है। ऑनेस्टली आई एम डिसअपॉइंटेड। तुम एमेचर की तरह एक्ट कर रहे हो। ये बहुत इरिटेटिंग है। इतनी मॉकरी के बाद शॉन के पास डम बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या ये सच में यही जगह है? उसने चारों तरफ देखा। ये तो क्लियरली मेरा स्कूल लग रहा है, मेरी ने काल्मली बताया। आसपास लगे ट्रैफिक कैमरास के ट्रैकिंग रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली यहीं पर हैं। रिकू ने इम्पेशेंट शॉन को देखा। उसके मन में डाउट्स उठने लगे। शॉन, उसने गंभीर आवाज में कहा, हमारा मिशन एनिमी को अनाहिलेट करना है। तुम कोई फूलिश हरकत तो नहीं करने वाले, राइट? शॉन ने अपनी रिस्ट घुमाई और बोला, मुझे सब
सब पता है, आउटकम कुछ भी हो, मुझे बस एक ही काम करना है, सबको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी हर मूवमेंट सर्वेलेंस में रिकॉर्ड हो रही थी। जब मैंने पहली बार ये सुना था, दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे भी इम्पॉसिबल लगा था। टारगेट एक्चुअली डेडपूल टावर है, वो डेडपूल इंस्ट्रक्टर रुईक्यू, राइट? अगर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिली तो ये जॉब हैंडल करना मुश्किल होगा। तुम्हारा क्या कहना है? और वो बच्चे, क्या वो भी असैसिन्स हैं? नहीं, दूसरे ने जवाब दिया, वो हमारे जैसे मर्सिनरीज हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना। डेडपूल टावर के बच्चे मजाक नहीं होते। उसी पल क्वान बिंगू मेन गेट से अंदर आया। उसने क्लेम किया कि वो एडिशनल कॉम्पेंसेशन देगा। बस उन्हें सबको मार दो, अमाउंट जितना चाहो मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। 3 लोग नहीं होने चाहिए थे, सिर्फ 2 ही क्यों आए हो? लंबे कद वाले आदमी ने कहा, मेरा भाई बाद में आएगा, लेकिन अगर वो ना भी आए तो भी हम दोनों काफी हैं। हमें ऑर्डिनरी बच्चे समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना। क्या तुम्हें लगता है हम 2 लोग कुछ बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएंगे? लंबे बालों वाला लड़का बीच में बोला, डिमिट्री इतना फियर्स मत बनो, क्लाइंट डर रहा है। सॉरी सॉरी, डिमिट्री बोला, हम अपने क्लाइंट्स को हार्म नहीं करते। भले ही वो केयर फ्री दिखता था, लेकिन एक्चुअली वो बहुत प्रोफेशनल था। दूसरी तरफ शॉन और बाकी लोग स्टेयर्स से मदर और सन को ढूंढ रहे थे। अजीब बात ये थी कि पूरा स्कूल टेरिफाइंगली क्वाइट था, एक भी इंसान की आवाज नहीं। मैरी को भी ये स्ट्रेंज लगा। उसने स्कूल नेटवर्क हैक किया और पता चला कि सारे सर्वेलेंस कैमरास ब्रोकन थे। यूजीन ने सजेस्ट किया, हम स्प्लिट अप होकर सर्च कर सकते हैं, अगर एनिमी मिला भी तो वो एमेचर्स होंगे, कोई सीरियस थ्रेट नहीं होगा। रुईकू ने एग्री किया, ठीक है स्प्लिट अप करते हैं, कुछ भी हुआ तो रेडियो से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक आदमी रेडियो लाना भूल गया था, कोई चॉइस नहीं थी। शॉन को रुईकू के साथ ही सर्च करना पड़ा। मैरी और यूजीन सिक्योरिटी रूम की तरफ चले गए, सीसीटीवी और बाकी फ्लोर्स चेक करने। शॉन एक्साइटेड हो गया, बाहर आओ यू थग्स, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन रुईकू ने उसकी एबनॉर्मल बिहेवियर पकड़ लिया। क्या तुमने उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को अभी तक छोड़ा नहीं? तुम उन्हें लेकर इतना कंसर्न क्यों हो? छोड़ दो उन्हें, जितना ज्यादा केयर करोगे उतना डेंजर बढ़ेगा। सोचो, वो सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हैं, कुछ ही दिनों में डेडपूल टावर के टारगेट बन गए। अब उन इडियट्स ने किडनैप कर लिया। कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा है? आंसर सिंपल है, अगर तुम उनकी लाइफ में नहीं आते तो वो फैमिली आज भी नॉर्मली और हैप्पीली जी रही होती। तुम्हारी इंटरवेंशन ने उनकी लाइफ बदल दी। डेडपूल टावर की शैडो उनकी जिंदगी में घुस आई। उस दिन के बाद उनकी ऑर्डिनरी लाइफ टूटने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये सुनते ही शॉन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेडपूल टावर का मेंबर होना इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। तभी शॉन ने एक डेंजरस सिग्नल फील किया, हवा में कुछ गलत सा था। रुईकू ने मुड़कर देखा, उसके सामने खड़ा था एक जाना पहचाना चेहरा, डिमिट्री मेडवेदेव, राउंड मर्सिनरीज का सेकंड इन कमांड। व्लादिवोस्टोक के बाद पूरे 2 साल हो गए। डिमिट्री बोला, कैसी हो रुईकू? ये बच्ची मैरी है राइट? मैंने उसे इधर उधर घूमते देखा, सोचा थोड़ा मजा ले लूं। किसे पता था ये इतनी यूजलेस निकलेगी। मुझे ऐसे मत घूरो, इस बार मेरा टारगेट तुम्हारा डेडपूल टावर है। मिशन इज मिशन, चाहे मैं तुम्हें कितना भी लाइक करूं, इंटरफियर नहीं कर सकती। गन नीचे रखो, लेट्स स्टे काम, हम प्रोफेशनल्स हैं राइट? अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो, वो मुस्कुराया, तो शायद मैं मिशन छोड़ दूं और इन बच्चों को हार्म ना करूं। रुईकू गुस्से से एक्सप्लोड हो गई। उसने वेस्ट से मशीन गन निकाली और फायर कर दिया। स्मोक छूटने के बाद डिमिट्री गायब था। कॉर्नर में छुपा डिमिट्री अप्रिशिएशन से बोला, तुम सच में फाइस्टी वुमन हो, किलिंग यू वुड बी अ वेस्ट। शायद कुछ बुलेट्स डालने से तुम थोड़ी डोसाइल हो जाओ। वॉल के पीछे छुपा शॉन बोला, तुम्हारी स्किल से तुम शायद उसे हरा सकते हो, लेकिन तुमने वो वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे। डेडपूल टावर के इंस्ट्रक्टर को थ्रेटन करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। नॉट बैड यंग मैन, डिमिट्री हंसा, तुम उस लड़की से अलग हो। इंप्रेसिव, मैं और एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाफवे में मरना मत। आर कंट्री मर्सनरी ग्रुप का इनिशिएशन रिचुअल बहुत क्रूल था। बेयर चेस्टेड होकर साइबेरियन विल्डरनेस में जाना और प्रे को कैप्चर करना, तभी मेंबरशिप मिलती थी। एक आदमी ने बेयर हैंड से साइबेरियन ब्राउन बेयर को मार दिया था, इसी वजह से वो सेकंड इन कमांड बना। वो था डिमिट्री मेडवेडेव, एक कंप्लीट बैटल मैनिक। जब शॉन के पंच से उसकी नोज से खून निकला तो फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय वो और एक्साइटेड हो गया। इंटरेस्टिंग, उसने सोचा, इस किड में कुछ स्किल्स तो हैं, लेकिन साइबेरियन ब्राउन बेयर के सामने अभी भी कमजोर है। उसी पल डिमिट्री ने नोटिस किया, उसकी गन की मैगजीन गायब थी। पता चला कि जब शॉन ने वो पंच मारा था, उसी पल उसने अपॉर्चुनिटी सीज कर ली थी। लेकिन डिमिट्री जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। शॉन ने दर्द से अपना गाल पोंछा जहां से खून बह रहा था। वो डिमिट्री के बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहा था। डिफरेंस सच में बहुत ज्यादा था। ऊपर से वो आर्म्ड भी था, जिससे सिचुएशन और ट्रिकी हो गई। अचानक एक गन शॉट हुआ। रुईकू ने डिमिट्री के हाथ में पकड़ी गन को शूट करके तोड़ दिया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर होने के बावजूद डिमिट्री इतनी एजाइल मूवमेंट एबिलिटी रखता होगा। यहाँ तक कि रुईकू जैसी स्किल्ड शूटर भी उसे हिट नहीं कर पा रही थी। इसी बीच क्वान बिंग्यू के अंडरलिंग्स भी भागते हुए मदद के लिए आ गए। रुईकू कवर लेते हुए एक रूम में घुसी। वहीं उसे मैरी दिखी, जो होश में आ चुकी थी। मैरी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा एनर्वस था, क्योंकि उसने पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली थी। उसे पता चला कि सिर्फ वही एक आदमी नहीं था। यूजीन की साइड पर उनका एक और अकॉम्प्लिस था। अब वो लोग पूरी तरह से सराउंडेड थे और डिमिट्री जैसे मॉन्स्टर के रहते यूजीन को रेस्क्यू करना लगभग इम्पॉसिबल था। उसी वक्त शॉन आगे बढ़ा। उसने रुईकू और मैरी से कहा, तुम दोनों यूजीन के पास जाओ। ऐसे एक और आदमी के सामने
वो डेंजर में है। और जहां तक इस बिग गाय की बात है, शॉन ने डिमिट्री की तरफ देखा। इसे मुझ पर छोड़ दो, मुझे उस पंच का बदला लेना है जो इसने मुझे पहले मारा था। रुइकू अभी भी वरीड थी। डिमिट्री कोई ऐसा आदमी नहीं था जिससे अंडर एस्टिमेट किया जाए, लेकिन शॉन ने फिर भी इंसिस्ट किया। उसने कहा, मैं काफी हूँ उसे हैंडल करने के लिए, बस ये मत भूलना मैं डेडपूल टावर का लेजेंड हूँ। तभी जाकर रुइकू ने उसकी बात मानी। वो मेरी को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करती हुई पीछे हटी। शॉन उस पंच की वजह से थोड़ा डिजी था। हालांकि उसने अटैक्स ब्लॉक कर लिए थे, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका आर्म बार बार ब्लीड कर रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो डिमिट्री के हाथ में डिसअसेंबल्ड गन थी। उसने गन के शार्प बैरल से शॉन के आर्म में स्टैब किया था। लाइफ और डेथ फाइट में डर्टी खेलने जैसी कोई चीज नहीं होती, जीतना ही मैटर करता है, चाहे तरीका अनसेवरी ही क्यों न लगे। उसी पल शॉन ने 2 पेन्स पकड़ ली। अगर ऐसा है, उसने मन में कहा, तो तुम्हें भी वही मेडिसिन छकाऊंगा। डिमिट्री हल्का सा मुस्कुराया। गुड किड, हिम्मत है तुम्हें, तुम पीछे नहीं हटे। मैं तुम्हारी करेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये तुमने खुद मांगा है। डिमिट्री ने अपने आर्म में धन से 2 पेन्स को देखा। ये बच्चा तो काफी वेंजफुल निकला, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने गार्ड थोड़ा नीचे किया। मत सोचो कि तुम मेरे लेवल पर आ गए हो। शॉन तेज तेज सांस ले रहा था। इस आदमी की स्ट्रेंथ वाकई टेरिफाइंग थी। उसकी स्पीड भी एक और लेवल पर पहुंच चुकी थी। शॉन ने अपने कपड़े उतारे और डिमिट्री की तरफ फेंक दी। उसी मोमेंट का फायदा उठाकर वो टेम्पोरेरीली रिट्रीट कर गया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गया। डिमिट्री सच में, जैसा आंटी रुइकू ने कहा था, कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। उसका लेफ्ट आर्म अभी भी सुन्न था। पहले ब्लीडिंग रोकनी थी। वो सामने लगे मिरर को घूरने लगा। उसके दिमाग में रुइकू के वर्ड्स गूंजने लगे, ये सब तुम्हारी वजह से है। वो यहाँ फंस गए, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। सब कुछ तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें समझ आता भी है? शॉन अंदर से टूट रहा था। उसकी आंखें हॉलो होने लगी। उसी पल डिमिट्री ने डोर किक करके खोल दिया। लगता है आंटी रुइकू गलत नहीं थी, शॉन ने धीमी आवाज में कहा। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम जैसा मर्सिनरी यहाँ कभी नहीं आता। वंग हॉक्सियन फैमिली डेंजर में नहीं होती। शायद ये सब अब मेरी ही गलती है। मुझे ये सब एंड करना होगा, इस टैटू के काबिल बनने के लिए जो मेरी बैक पर है। डिमिट्री ने भी कुछ अलग महसूस किया। ये बच्चा बदल चुका था। तुम्हारा नाम शॉन है, राइट? डिमिट्री बोला। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 2 साल पहले रुइकू ने तुम्हारा जिक्र किया था। उसने कहा था तुम डेडपूल टावर का लेजेंड हो। मैंने तब बिलीव नहीं किया था, अब करता हूँ। व्लादिवोस्टोक में डिमिट्री को एक मिशन मिला था। पेमेंट बहुत हाई थी, लेकिन जिन लोगों को एस्कॉर्ट करना था वो बच्चे थे। रुइकू ने बार बार कहा था, ये ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, ये डेडपूल टावर के गुड चिल्ड्रन है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स। रुइकू ने बच्चों को जल्दी से कार में बैठने को कहा। यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। डिमिट्री कंफ्यूज था। ब्लास्ट? क्या ब्लास्ट? वो बोल भी नहीं पाया था कि पीछे एक बिल्डिंग में जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। आर यू क्रेजी? वो सारे बॉम्ब्स उसी बिल्डिंग में थे। रुइकू ने काल्मली जवाब दिया, मैं सिर्फ डिसिप्लिन्ड इंस्ट्रक्टर हूँ। बॉम्ब्स बच्चों का मास्टरपीस थे। लगता है आज उनका फील्ड ट्रिप काफी प्रोडक्टिव रहा। लेकिन डेविड, तुमने ग्रेनेड्स कुछ ज्यादा यूज कर लिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। गन हैबिट्स भी मेंटेन करो, ये प्रोफेशनल वर्च्यू है। एमी, एक्टिंग करते टाइम काम रहो। टॉम, तुम्हारे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे, हल्के रहो। और मिस, कॉन्फ्रेंस रूम में कैंडी किसने उठाने को कहा? अगर ट्रेसेस रह गए तो कॉन्सिक्वेंसेस सोचे हैं? डिमिट्री जोर से हंस पड़ा। ये बच्चे सच में बिल्डिंग उड़ा रहे थे। आंटी रुइकू ने सीरियसनेस से दोहराया, ये ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, ये डेडपूल टावर के गुड चिल्ड्रन है। और स्मोकिंग अभी बंद रखो। कार में बच्चे हैं। सेकंड इन कमांड होकर भी तुम डेडपूल टावर को नहीं समझते। डिमिट्री रुइकू को घूरता रहा। एंजल फेस, डेविल बॉडी, लेकिन उसने एक स्कार नोटिस किया उसके फॉरहेड पर। इतना सुंदर चेहरा, ऐसा कैसे? रुइकू ने स्कार को छुआ। काफी देर सोचा। ये तब हुआ था जब मैं शॉन को डिसिप्लिन कर रही थी। डेडपूल टावर का लेजेंड, परफेक्ट मास्टरपीस, उसका कोड नेम मास्टरपीस। लेकिन अब वो खो गया है। पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। अगर मिले तो मुझे बताना। अल्ट्रानो टैटू वाली बैग। डिमिट्री मुस्कुराया। लगता है तुमने उसे ढूंढ ही लिया। रुइकू, मैं मानता हूँ तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। अब इसे मेन की तरह फिनिश करते हैं। बेयरफुट मर्सिनरीज का सेकंड इन कमांड, निकनेम ग्रिजली। एक हार्ट पियर्सिंग स्ट्राइक ने शॉन की रिब्स तोड़ दी। डिमिट्री ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। ब्लेड से चार्ज किया। शॉन ने चिन पर हेडबट मारा। डैमेज हुआ, लेकिन डिमिट्री ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका बॉडी स्ट्रक्चर इनह्यूमन था। डिमिट्री स्टंड था। ये लड़का ट्रॉफीज को वेपन्स बना रहा है। शॉन ने राइट हैंड उठाया। कोल्ड वॉइस में बोला, ये एच कंट्री की ट्रिप की सूवनियर समझो। तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा। वो रुइकू को ढूंढने ही वाला था कि प्रिंसिपल के डेस्क पर एक फेमिलियर फोटो